उस तरीके से फिर वो एक जनरल पेपर को कैसे अंडरस्टैंडिंग में वो मदद करते हैं, इस तरीके से कुछ कर सकते हैं क्या लास्ट वाले पार्ट में? हेलो। बाकी लोगों का क्या व्यू है यार इस पे, जिन्होंने अमनीत ने बोला उस पे? हाँ ठीक है। मतलब उन्होंने दूसरे वो क्लास कैपिटलिज्म के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे मैंने तो सिर्फ जस्टिस के बारे में बात करी है, तो वो उस एंगल से लिख दे। मतलब यूं ही बताना, हमने कोई भी चीज पकड़ लो, हम पूरा तो आंसर में लिख नहीं ना सकते, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, बहुत ज्यादा एवोल्यूशन है, वर्ड लिमिट में लिखना। तो आप वो वाले तरीके से लिख लो। नहीं, और जो लास्ट वाला पार्ट है। हेलो। शिवानी, माइक माइक ठीक है, बोलो। नहीं। जो लास्ट वाला पार्ट है ना, कि वो कैसे वो कैंडिडेट एग्जामिनेशन ऑफ द मीनिंग एंड टेंडेंसी ऑफ आवर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे वो हेल्प करता है। तो वो तो एक ये हो गया ना, कि उन्होंने जो भी थिंकर हैं वो अपना थॉट दे दिया कि हाँ ये है वो है, लेकिन एक मतलब ग्राउंड लेवल पे कैसे वो मदद करता है, कैसे हेल्प करता है, तो उस तरीके से हमें ये करना पड़ेगा ना, सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा ना अपने पॉइंट्स को। तो वही जैसे अक्षय ने डेविड ईस्टन वाला बोला, वैसे वैसे करके हम पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं कि कैसे आगे आगे इवॉल्व हुआ है। मतलब मैंने तो एंड में ऐसे लिखा है कि सोसाइटल रेमेडीज जो हैं वो दे सकता है, बेटरमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कर सकता है। हाँ हम मतलब कट थ्रोट तो बोल ही ना सकते कि ये वाला सिस्टम बेटर है, ये उसने दिया था। हाँ हाँ। मतलब हम राइट। ऐसे बता सकते हैं कि ये यहाँ पे सूटेबल है, मतलब इस स्टेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में ये वहां पे है। मतलब मैं बोल रही हूँ, मतलब समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब समझ। ऐसे और भी मतलब देख लेते हैं, और मैम का आंसर देख लेते हैं उन्होंने कैसे करा एंड। ओके। नाम का आंसर डाला है क्या इसमें? नाम का डाला है क्या आंसर इसके अंदर, अक्षय? देख ले, आ गया आ अब गया। डाला है। क्या कह रहे हो? पैनल पे देख ले, डाल दिया अभी। अभी डाला है क्या? हाँ। ठीक है, रीड कर दोगे ये आंसर? हाँ, कर लो। ठीक है। According to Aristotle, the father of political science, man by nature is a political animal. Since man is by nature a political animal, it is important for men to contemplate about the political sphere of life. For Greek philosopher, the question of good life is inseparable from question of good life. क्या लिख दिया? ठीक है। Political thought is an integral thought of political science. In political thought, we are expected to understand history of political ideas and is understood with a reference to time and space. We also come to know the dominant thinking of the age. The core area of investigation in political thought is the study of state and governance. Political thought, by using methods like dialectics, logical positivism, empiricism, helps us in critical examination of our political beliefs. And the institution thus, political thought also has a practical utility in understanding the pros and cons of our institution and how they can be improved. Scholars have critically examined the existing institution ideas and thus improved our understanding of state and governance. ठीक है, बस इतना लिखा है। क्वेश्चन दिखाना एक बार यार। मेरा यार इसमें प्रैक्टिकल वैल्यू का कुछ पॉइंट्स आप लोग ऐड कर सकते हो क्या? कि जैसे वो जो पॉलिटिकल थॉट जितने भी आए, जैसे प्लेटो से, इन सब से जो फिलोसफर्स हैं, उनकी प्रैक्टिकलिटी हम एग्जांपल से इसको कंक्लूड कर सकते हैं क्या? या बीच में बॉडी में कुछ अगर ऐड कर सकते हो? हम बीच में कुछ ऐड कर सकते हैं, बट अगर वो अलग अलग करें तो बहुत ज्यादा पॉइंट हो जाएगा फिर हमारे पास। I think by दो तीन लिख practical सकते हैं ना। value, that part I address in the end, that
generally we think political thought, there is a debate, no, that it is not a political, it is not a science, but rather it's just normative values. So that way we can say that it not only does not just give idealistic norms, but it also describes how it is, and in that way it shows how it should be. So that way it has practical value, that it is shaping the ground realities also. We can quote Plamanat's statement that actually political thinkers have more responsibility than natural science, than scientists, because they decide what ought to be. सही है. यार एक चीज डाल देना कमेंट्स में प्लीज. प्लामोनेट्स का था ना? Yeah. हाँ, सेम थिंग आई थिंक इवन डेविड ईस्टन भी बोलता है कि पॉलिटिकल साइंस वालों को मतलब सिर्फ थियोरीज देने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इट शुड हैव प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. क्या उसको कुछ तो कोई तो 3 चीज़ का फ्रेमवर्क देता है ना, किसी ने पढ़ा हो तो, एक्शन ओरिएंटेड ऐसा कुछ बोलता है वो. किसी को याद आ रहा है क्या? वो वैल्यू, न्यूट्रल वैल्यू रहता था, तो अब वैल्यू देता है ना बिहेवियरिज्म में. 8 में से 1 पॉइंट ये था. हाँ, वो नहीं, पोस्ट बिहेवियरिज्म की बात कर रहा हूँ मैं. बेसिकली बिहेवियरलिस्ट क्या कर रहे थे ना, दे वर फोकसिंग मोर ऑन साइंटिफिक नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. बट पोस्ट बिहेवियरिज्म बोलता है कि मतलब सिर्फ थियरी नहीं देना है तुमको यार, एक्शन करना है, कुछ तो चेंज लाना है ऑन द ग्राउंड. उसको कुछ तो वर्ड्स है, 2-3 कीवर्ड्स है. Yeah, credo based हाँ, क्रेड ऑफ रिलेवेंस, credo of relevance. Yeah, एंड एक्शन वाला भी एक और चीज़ है उसमें, action oriented. करेक्ट. हाँ, तो ये चीज़ आई थिंक इसमें काफ़ी फिट हो रहा है कि कैसे रिलेवेंट है वो. ठीक है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा. Plato is philosophy and philosophy is Plato, for out of Plato comes all things that are still written and debated among men of thought. Emerson, critically examine. किसने लिखा यार इस पे? इस पे साक्षी. स्ट्रक्चर डिस्कस कर लो इस पे. हाँ, मैंने लिखा है. हाँ, अपना स्ट्रक्चर बता दो आप पहले, कैसे ही आपने उसको फ्रेम किया. ओके, सो इंट्रोडक्शन में, बिकॉज ये फिलोसफी बार बार आया था क्वेश्चन में, तो इंट्रोडक्शन में आई स्टार्टेड विथ हाउ प्लेटो इज एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी बोलते हैं. और वाइटहेड का एक कोट था कि हाउ वेस्टर्न फिलोसफी इज फुटनोट्स टू प्लेटोज रिपब्लिक बेसिकली. वो इंट्रोडक्शन में डाल के उसके बाद बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि जो कोर डिमांड है क्वेश्चन की, इट इज़ आस्किंग कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसके जो भी कोर पॉइंट्स हैं आफ्टर प्लेटो, उनका ओरिजिन प्लेटो में ही है. मतलब जो भी फोकस रहा है वेस्टर्न फिलॉसफी का, बी इट स्टेट और एनीथिंग, उसका ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू प्लेटो. दैट्स व्हाट आई थॉट द क्वेश्चन मीन्स. So I started with how Plato's Republic is a very encyclopedic work which covers a wide range of subjects, and उसका core concern क्या था Republic का, which was to make Athens an ideal state. ये connecting paragraph देकर I stated how Plato developed a theory of justice. प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को ब्रीफली मेंशन किया, बोथ एट द इंडिविजुअल एंड द स्टेट लेवल. उसके बाद उसका एक लॉजिकल कॉरोलरी था उसका थ्योरी ऑफ एजुकेशन, जिसको रूसो ने कहा था कि हाउ रिपब्लिक इज द बेस्ट ट्रीटाइस ऑन एजुकेशन. देन वहाँ से आई केम टू हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज एंड हाउ ही establishes a supremacy of philosophy over physics, and then his idea of communism, of family and property both. And उसके बाद में I concluded कि how he covers a vast expanse of various fields, and उसकी that is why he is all the more significant, which can be also found in Karl Popper's statement, who was actually a critique of Plato, but he says that one can either be Platonic or anti-Platonic, but we can't be non-Platonic.
तो बेसिकली जो फोकस था वो मेन जो प्लेटो ने थ्योरीज डेवलप किए थे, जस्टिस, एजुकेशन, स्टेट, फिलोसोफर किंग, कम्युनिज्म, ये जो बेसिक थी, इनको ही थोड़ा एक फ्लो में मेंशन करने की कोशिश की एंड ये दिखाने की कोशिश की कि हाउ प्लेटो वाज द फर्स्ट और प्लेटो वाज द ओरिजिनेटर ऑफ दीज थ्योरीज एंड देयरफॉर ऑल द सब्सिक्वेंट फिलोसफी व्हिच वाज डेवलप्ड इन द वेस्ट, इट वाज derived फ्रॉम प्लेटो ओनली. ठीक है. मेरा भी ऐसे ही लिखा है मैंने भी आंसर. बता दो क्या? मतलब डिफरेंट क्या लिखा है ये इन्होंने जो लिखा है उसमें क्या लिखा है? स्टार्टिंग में मैंने प्लेटो का वही बता दिया, आइडियल स्टेट और वो रिपब्लिक बता दिया, एनसाइक्लोपीडिया है, रेंज करते हुए सारे फील्ड्स बता दिए. फिर ही टच अपॉन एवरी सब्जेक्ट, तो इसकी थॉट प्रोवोकिंग, लॉजिकल कंस्ट्रेंट वगैरह बता दिया. फिर सारे स्कॉलर ने उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका ही ओरिजिन लिया है. सिर्फ सही चीजों के लिए नहीं, मतलब बैड थिंग्स के लिए अगर है तो उसके लिए भी लिया है, जैसे ओरिजिन ऑफ कम्युनिज्म, फासिज्म, टोटलिटरिज्म, ऑथोरिटिज्म, उनके लिए ओरिजिन ऑफ थियरी ऑफ स्टेट, एजुकेशन, जस्टिस, इन सब के लिए इसके लिए. फिर रूसो ने उसका दे दिया, रेफरेंस दे दिया. फिर कंटेस्टेंट है ये आर्ग्यूमेंट, क्योंकि दूसरे लोग बोलते हैं कि सिर्फ वो अकेला नहीं था, और भी लोग थे. उन लोगों ने सोक्रेटिस, पाइथागोरस, हेराक्लिटस बोला, और वो बोला कि प्लेटो का इनका प्लेटो के ऊपर इन्फ्लुएंस था. और बहुत लोग तो बोलते हैं कि ऑल दैट इज प्लेटोनिक, सोक्रेटिक. फिर प्लेटो का मैं बोला कि इसने कैरी फॉरवर्ड किया सोक्रेटिक ट्रेडिशन. एरिस्टोटल भी एक जायंट था पॉलिटिकल फिलोसोफर में, उसको ग्रेटेस्ट डिसाइबल भी मानते थे, ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी मानते थे. फिलोसोफर किंग और रूल ऑफ लॉ ने बोला कि वो ज्यादा अच्छा है. प्लेटो एक आइडियल था, तो ये एक मॉडरेटर वगैरह था. कम्युनिज्म के बारे में बोला. फिर एरिस्टोटल, वी शुड नॉट सैक्रिफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट वगैरह. फिर तो इतना इन्फ्लुएंस का इतना ज्यादा था, फिर मैंने व्हाइट हेड का कोड सप्लीमेंट के लिए दे दिया, फुटनोट्स के लिए. फिर मॉडर्न टाइम्स में भी हम देखते हैं कि नेशन स्टेट का इमर्जन देखते हैं, तो और भी स्कॉलर आए, उन लोगों की अलग अलग डेफिनेशन थी और अलग अलग डिमेंशन उन लोगों ने कवर किया ह्यूमन लाइफ फिलोसफी में. बट हम देखते हैं कि कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा इस चीज से कि प्लेटो फाउंडेशन थे उनके वर्क का. तो प्लेटो हैड बीन द, उसके खुद के ओरिजिनल आइडियाज भी थे जो उसने दिए. फिर उसने फिजिकल, मॉरल, एजुकेशन में दिया, फिलोसोफर क्वीन भी बनने दिया, फिर गवर्नमेंट की वर्किंग दिया, इफेक्ट ऑफ करप्शन दे दिया, फिर कम्युनिज्म बता दिया. तो प्लेटो डिफेक्ट्स वर मेनी, बट हिज वर्क इज स्टिल द इंस्पिरेशन एंड फाउंडेशन ऑफ मेनी मोर. ही thus is rightly regarded as the father of political philosophy करके एंड किया. अच्छा, ठीक है. Apart from what has already been discussed, I've also added that Machiavelli's universal egoism can be linked to Plato's idea of a state being individual writ large. I wrote this point, and also we can also link his feminism point, which inspired the later scholars like J.S. Mill and all. ठीक है. मैंने भी आंसर वैसे इसी लाइंस पे लिखा है, पर जब हम अपने ये क्वेश्चन PYQ कर रहे थे तो मेरे ख्याल से पता नहीं, शायद वृशाली ने कि किसी ने आंसर में लिखा हुआ है कि एमर्सन ने ये तारीफें वगैरह फिलोसफी की सिर्फ आइडियाज, थ्योरी ऑफ आइडियाज के कॉन्टेक्स्ट में करी है. अब मैं श्योर नहीं हूँ इस पे या कैसे, ये किसी ने आंसर में लिखा था कि मतलब प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो ऑन द अकाउंट ऑफ थ्योरी ऑफ आइडियाज. तो अगर ये उस सेंस में है तो फिर पूरा आंसर थ्योरी ऑफ आइडियाज पे जाएगा. वैसे मैंने भी पूरी डायमेंशन ही कवर करी है जैसे बाकियों ने लिखा है, क्योंकि मेरे पास कंटेंट था नहीं आइडियाज की. खाली अगर आइडियाज की बात करनी है तो मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया था कि आइडियाज आर रियलिटी अहेड ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, और इट इज बेटर टू बी वर्ल्डली वाइज रादर देन बीइंग वाइज इन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. बाकी कंटेंट वही है, एक बार चेक कर लेंगे ये कि एमर्सन ने होलिस्टिकली बोला है या एक ही थ्योरी के कंटेक्स्ट में. वृशाली है क्या यहाँ पे? नहीं है. मैम के आंसर पता चल जाएगा ना. हाँ. ठीक है, ये पढ़ देगा, कोई पढ़ दो यार इसको. The term philosophy comprises of two words. Philo means love and Sophia means knowledge. So it is love for knowledge. Philosophy can be understood as the search for knowledge or truth. Philosophers aiming to understand the ultimate truth focus on understanding the idea, essence, or form. The purpose is that when we understand the perfect forms, we can compare it with the existing forms and try to bring our institution closer to the idea. According to Rawls, philosophy not only helps in understanding the truth, but also in bringing positive changes. Plato is rightly called father of philosophy. Plato has given the theory of idea. Plato has established superiority of philosophy, that is theory of idea over physics. Plato has developed the dialectical method to understand idea logically.
Plato also held that the purpose of philosophy is not just for the benefit of philosopher but also for the society at large. Plato has given many innovative ideas like institution of philosopher king and communism. The rest of political ideas flow from Plato. Other scholars have examined his ideas. Aristotle, who is known as father of political science, has been Plato's greatest disciple as well as greatest critique. Whitehead has rightly pointed out, okay, the greatness of Plato is evident that Karl Popper, one of the greatest critique of Plato, acknowledged anti-Platonic, non-Platonic. ठीक है. That is, thus it can be said that Emerson is right when it is said that Plato is philosophy and philosophy is Plato. तो मेजरली आइडियाज के ही कंटेक्स्ट में लिखा है, वो रेफरेंस दिए हैं। इसमें स्ट्रक्चर कैसे है मैम ने? मैम ने बेसिकली थोड़ा बता के फिलोसफी का उसका कि फादर वगैरह है, उसके बाद आइडियाज, थ्योरी ऑफ नॉलेज, इस पे कॉन्सेंट्रेट करने के बाद 5-6 पॉइंट दे दिए उस पे कि कैसे, मतलब थ्योरी ऑफ आइडियाज को एक्सप्लेन करके उसके मेथड वगैरह को लिंक करके, और बाद में बता दिया है कि उसने बाकी थ्योरीज भी दी हैं और एरिस्टोटल वगैरह को इन्फ्लुएंस करा है। और पहले मैम ने फिलोसॉफी को शायद डिफाइन करा है, मतलब रॉल्स क्या बोल रहा है फिलोसॉफी को। नहीं, पहला हाँ नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ बट आल्सो इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस, मतलब यूटिलिटी बता रहे शायद। हाँ, एंड उसके ऊपर भी लिखा है ना फिलोसॉफी सर्च ऑफ नॉलेज, मतलब फिलोसॉफी क्या है वो बता रहे हैं। आई थिंक ये बहुत लोगों ने मिस करा पॉइंट, राइट? No, since the question is asking us to critically examine, I think our approach is, far better, by giving references. तो भी कंटेक्स्ट शायद फिलॉसफी भी रहना चाहिए था अपने। ये वाला शायद मेन पॉइंट था कि उसने फिलॉसफी को साइंस से ज्यादा बड़ा दिखाया, तो वो वाला मेजर पॉइंट हो जाता। ठीक है, किसी को और वैलिडेशन है क्या कुछ? यार उनके इस वाले क्वेश्चन में हम ये बता सकते हैं ना कि हिज फिलॉसफी इज रिवॉल्व्ड अराउंड नॉलेज, एज प्लेटो यूज्ड टू से नो लॉ इज माइटर देन नॉलेज। तो उसके जितने भी फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं नॉलेज को सेंटर में रख करके बनाया हुआ था, जो मैम के ये पॉइंट उसके अंदर आ रहा है ना। हाँ वैसे ही दिया है। Sameep, if we could go through Sameep's answer, that whatever we have thought about now, that it basically we have to talk about his Plato's philosophy, mostly on his theory of ideas and related concepts, and then criticism that science-based theories also have value. ठीक है, और कोई इनपुट है क्या किसी के इस पे? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Our question is, Plato's communism is a heroic remedy for a desperate evil, the union of political power and economic temptation in the same hands. Explain. इसमें लिखा है यार इस पे। पहले तो यार क्वेश्चन से क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो बताओ, एंड स्ट्रक्चर बता दो कैसे अप्रोच करोगे। I wrote this. I basically told of how it is important for Plato, how much it is important because he's seen Athens city-state declining because of corruption, and because which he rooted it to ignorance. So what he wanted was basically a philosopher king, knowledge, quest of knowledge as his only motive, and reluctantly he assumes as a ruler. Then I went to communism. Why communism of family is needed? Because it will attack the roots of nepotism. Why communism of property is needed? Because it will bring peace and prosperity and harmonious living in the society. Then I gave the critique of Plato's communism.
मैंने भी मैं रीड किया अच्छा हो कल बोलो पलाश। मैंने भी इसी सिमिलर लाइन पे लिखा है। पहले प्लेटो का इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर बता दिया कि उसको आइडियल स्टेट बनाना था और इग्नोरेंस उसका ऑब्स्टेकल था उसके बनाने में। तो फिर इग्नोरेंट क्यों था वो बता दिया मैंने, क्योंकि उनको मतलब गलत नॉलेज थी वगैरह। फिर वो उसने फिर जो भी डायग्नोस करके बताया कि नॉलेज से ही इसको रूल करना चाहिए। फिर अनलेस फिलोसोफर बिकम रूलर्स वाला बता दिया आगे। फिर सेकंड पेज में फाउंडेशन किया उसने आइडियल स्टेट के लिए जस्टिस के ऊपर, ठीक है। फिर उसने एजुकेशन से उसको जो जस्टिस के जो पैरामीटर्स हैं, स्पेशलाइजेशन, नॉन इंटरफेरेंस किया। बट प्लेटो को पता था कि जो पीपल है वो करप्ट हो सकते हैं, तो जो वो पावर में रहेंगे, इसलिए सेकेंडरी सप्लीमेंट मेजर के लिए उसने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एडवाइस दिया। फिर उसने सिर्फ एक गार्डियन क्लास के लिए, क्योंकि वो करप्ट हो सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी और फैमिली को वो बोलता है कि इसकी वो फंक्शनल यूटिलिटी की तरह देखता है, और वुमेन भी पार्टिसिपेट करने लग जाएगी, वो ठीक है। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी विल स्टॉप करप्शन बोला है, रूलर्स को अलाउड नहीं रहेगा। फिर नेपोटिज्म बता दिया, फैमिली को रोक के एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और गुड गवर्नेंस बन जाएगा। लेकिन एरिस्टोटल ने फिर क्रिटिक उसका दिया है वगैरह, उसको पता ही है सबको। फिर एवरीवन्स प्रॉपर्टी और वो सब, एरिस्टोटल लेट रूल ऑफ लॉ। फिर हम ये बता दिया कि एरिस्टोटल के जो आइडियाज थे वो ज्यादा प्रैक्टिकेबल थे, और हमने देखा है कि फाउंडेशन स्टोन फॉर नियरली एवरी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर बना है। तो आखिर में प्लेटो भी मान जाता है कि जो लॉज में फिर वो इंक्लूड कर देता है पॉलिटिक को, और अपने फिलोसोफर किंग को ये मान लेता है आइडियल करके। फिर एरिस्टोटल पॉलिटिक्स प्लेटो सेकंड बेस्ट स्टेट करके एंड कर दिया। ठीक है, किसी का और कोई कमेंट है क्या इस क्वेश्चन पे? ठीक है, पढ़ना है क्या मैम का आंसर इस पे या ओके? ऊपर ऊपर से देख लेते कि वही लाइंस पे है कि नहीं। ठीक है। So Plato has proposed the idea of communism as a measure to deal with corruption. He proposed communism of property, communism of family. It is to be noted that his communism is limited to the guardian class. The rationale for communism of property is to prevent corruption, that is misuse of public fund by those in power. He proposes communism of family to deal with nepotism. He considers family as bigger evil because family induces people to earn by other means and to discriminate between members of family and others. It is a heroic remedy, in sense, very utopian idea. Aristotle, who is not only the greatest disciple but also the greatest critic, has particularly criticized Plato for his theory of communism because according to Aristotle, Plato is ignoring the benefits of these institutions. Plato's diagnosis seemed to be correct, but his prescription appears to be too radical and utopian. Okay. Next पे चलते हैं. The cause of sedition is always found to be inequality. Aristotle elucidated. किसने लिखा है इस पे? बोलो यार. मैंने लिखा है। ठीक है, हाँ मुझे बता. मीन्स मैंने जो लिखा है, एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस and father of comparative politics. He was the first polymath in classical period. He elaborately gave the theory of revolution in his book Politics. Aristotle rightly described inequality that was a major reason of revolution. Aristotle has analyzed 158 constitution. He derived inequality from theory of justice. His theory of justice had elements of rectification, that is redressal of grievances, and proportional distribution of resources. According to Aristotle, it's unjust to treat equals inequally, but it's equally unjust to treat unequals equally. Aristotle gave general and specific causes and solution. Also, according to Aristotle, the commonest cause behind any revolution or sedition is feeling of inequality, or real or imaginary. Injustice may be felt if people think that they are not given fair treatment. Such feeling may cause revolution. The other causes were corruption, social imbalance, sudden influx of foreigners. If state rewards those who don't deserve and the state does not reward those who deserve,
He also gave regime-specific causes. For example, in monarchy, revolution will occur because of family jealousy. Oligarchy, poor will conspire. In democracy, rich will conspire. Aristotle's theory of revolution is directly linked with justice. His theory of revolution is relevant even in 21st century and still researched. French Revolution, Chinese Revolution, Indian Revolt of 1857, Arab Spring shows the relevance of his theory. Even Marx was inspired and gave his amended theory of revolution. ठीक है. अच्छा, इसमें कोई बोल संजय बोल. बोल. मैं कह रहा हूँ इसमें जो एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह दिए है ना, इससे बेटर होता कि अगर हम रिसेंट एग्जांपल दे दें, जैसे वेनेजुएला क्राइसिस सुजैन बोल रही है, आई थिंक ईरानियन रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, मतलब एनी रिवॉल्यूशन जो अभी रिसेंट चल रहा है. यार वो थोड़ा ना कल मतलब इस पे डिस्कशन हुआ था ना, तो यही आ रहा था कि ज्यादा रिसेंट के एग्जांपल लिखने से ना फिर वो उसकी जो एसेंस है इस सब्जेक्ट का पॉलिटी का, तो वो चीज सही नहीं रहता. मतलब ऐसा जो पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट है यहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि प्रोफेसर वगैरह ऐसा बोलते हैं कि ऐसे रिसेंट एग्जांपल मत कोट करो. मतलब एग्जांपल से ज्यादा थियरी और थियोरेटिकल जो स्कॉलर्स है उनको कंपेयर कर सकते हो अगर कोई है. मैम का देख लेंगे ना, मैम ने कैसे करे, मैम का अगर यार लेकिन मतलब डालिए कि नहीं. मतलब जो संजय अभी बोल रहे थे ना आप, मतलब ठीक है वो बात समझ सकता हूँ मैं, बट एक पैराग्राफ अगर रिसेंट का रिलेवेंस डालोगे ना आप, तो दैट शोज कि यू आर नॉट ओनली रीडिंग थियोरी बट यू आर आल्सो अप्लाइंग दैट थिंग इन डेली रियल लाइफ जो तुम देख रहे हो उसमें. आई थिंक दैट एड्स मोर वैल्यू. एक पैरा ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 3-4 लाइंस काफी है उसके लिए. मतलब मैं उसमें यही सोचा था थोड़ा मतलब पुराने एग्जांपल्स हो जाए ना तो वो ठीक रहता है मेरे ख्याल से. मतलब ठीक है यार. ठीक है मतलब लेट्स एग्री. I focused more on how Aristotle explained that inequality leads to revolution. Like he says now, like the idea of a proper fitting, like right people. In his theory of slavery, he says that right people has to be put at right place. So if slaves are lacking courage and reason are treated equally at par with masters, it would amount to injustice. And similarly, if slaves with courage and reason are not treated well and liberated, it would lead to resentment among the slaves. And I also wrote that he also proposes a remedy based on the principle of merit. This kind of inequalities can be found even in the contemporary societies, including India. So in order to reduce those inequalities and reduce the chance of that internal stripes, states adopt the method of affirmative action in order to provide a level playing field. I also started, I gave the intro, more specific to, sedition and how the state has been subjected to threats of instability across the time, and how Aristotle has explained this in his theory. मेरा भी सिमिलर ही था. मतलब इसमें बहुत कुछ पढ़ा और इनइक्वालिटी को कॉज बता दिया रेवोल्यूशन की. वो कंजर्वेटिव था और पीसफुल सोशल इंजीनियरिंग में बिलीव करता था. पॉलिटिक्स में उसने सब क्लासिफाई किया और फिर स्पेसिफिक जनरल कॉजेज तो पता ही है तो अपने दे दिया. फिर उसके बाद स्टेबली प्रेफर कर रहा है और उसके कॉजेज भी बता दिए, डील करने के कॉजेज बता दिया मतलब कैसे करना है. फिर जो उसने कॉमन प्रॉपर्टी इंडिविजुअल वगैरह जो बोला था थियरी ऑफ प्रॉपर्टी में, वो ट्रस्टीशिप के बहुत पास आ जाता है, तो वाला एग्जाम्पल दे दिया मैंने. फिर एरिस्टोटल एक जायंट था फील्ड ऑफ पॉलिटिकल थियरी में, इसे पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं और रूल ऑफ लॉ, डेलिबरेट डेमोक्रेसी बोलते हैं. इसके जो डायग्नोसिस है वो कॉज ऑफ रेवोल्यूशन में हम देख ही रहे, ये एक ट्रांसेंडेंटल है जो हम देखते आ रहे हैं. फिर हमने लेटर उसका लिखा इमर्जेंस ऑफ कम्युनिज्म, सोशलिज्म जो है, और फिर वेलफेयर स्टेट के लिए भी हम देख सकते हैं उसका रेलेवेंस. Thus we owe to Aristotle much more than we realize. इसलिए व्हाइट हेड बोलता है कि इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फुटनोट से वगैरह ट्रेंड कर दिया. सही है. ठीक है. I would want to add the point that Akshay was saying that recent examples of revolution, but I think as we discussed yesterday, I think the crux was that since those French Revolution and Russian Revolution, they showed the middle class, the bourgeois uprising, which connects with
Aristotle's theory of middle class rising, rule of the middle class. So that way it connects. But if we had to show the relevance in the present times, I think we can say that democracy is the faults of democracy, that it takes too much time to make decisions, red tapeism, and even the rule of law, which is the intrinsic value, which Amartya Sen says, of democracy, but it is being eroded because of crime pays, as Milan Vaishnav has quoted in his survey. For that, we can prescribe that actually when democracy turns into too much, when there are such drawbacks in democracy, we aspire for an authoritarian rule, so it could very much turn into tyrannical rule, which is the worst form of democracy, which is the worst form of government that Aristotle thinks of. So the basic things that we can do for making better democracy, civic culture, and grassroots democracy. I quoted that citizens, it is basically the citizens who make the state, who decide whether the state is good or bad. No, but how can we relate democracy to inequality and that leading to sedition? Democracy is basically Rule of law. a form of democracy is a form of government which Aristotle said is it is a he did not say it is tyranny of majority, but he disapproved of it as second worst form of government. So if we believe that democracy is the best practical form of government now because of universal suffrage. But if we had to take it towards Aristotle, then even with universal suffrage, we have to promote more of civic culture and grassroots democracy. एक बार का अच्छा, मैम का आंसर देख लो यार। मतलब जैसे एरिस्टोटल ने जो ये दिए थे हाउ टू डील, उसमें सिविक कल्चर और वो सब इंकलकेट करने के लिए जो मेथड दिए उससे शायद उसने रिलेट करके बोला कि हम वो डाल सकते हैं शायद। पढ़ दो यार इसको प्लीज कोई। Aristotle, who is also known as father of political science, has given one of the most comprehensive theory of revolution. He has given theory after studying more than 158 constitution. He has given the general causes as well as the particular causes. One of the most common cause has been the feeling of inequality. According to Aristotle, it can be real or imagined. According to Aristotle, it would be unjust if rulers treat equals unequally and unequal equally. For example, it would give rise to sedition if state treats master and slave equally. Thus, Aristotle's theory of revolution holds relevance in present times. If we try to analyze some of the revolutions, for example, American or French Revolution, feeling of inequality has played a role. For his deep insight about the revolution and the constitution, we can say that Aristotle rightly deserves to be known as father of political science. मैम के आंसर बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं। ज्यादा लिमिटेड है ये कंक्लूजन तो बहुत ही बेकार था। अबे कंक्लूजन ये तो 2 पैरा में खत्म हो गया है। ये बस मैम ने वो स्केलेटन बना दिया, इसके अंदर अंदर लिखना है। क्वेश्चन में तो पूछा ही था कि whether he should be No, more she has as a given the theory. Maybe you can add contemporary examples. एग्जाम्पल तो ठीक है, पर वो जो लास्ट की लाइन है, it was not required. वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाली। Yeah. So how would you guys conclude this question? I think एग्जाम्पल कर सकते हैं कि इसकी ये जो थ्योरी अभी भी रेलेवेंट है। I think that is the best way to conclude this answer by giving the recent example that how his theory is still relevant in present time. I concluded it by saying That's that a question. inequalities are part and parcel of society, and we need to adopt methods like affirmative action to reduce them. उसने भी 4 सॉल्यूशंस दिए थे ना। हाँ, उसने he also prescribed ना Aristotle के what steps should be taken to reduce this inequality. 4 दिए थे। Yeah, he gave that principle of merit theory, that treat equals equally and unequals unequally.
यार Actually, इसको जस्टिस वाले पे भी एंड कर सकते हैं ना, कि जो उसने मेरिट का दिया था कि मेरिट ही नहीं है बेसिस, और फिर हम लोग रोल्स वगैरह का भी यूज करके कह सकते हैं कि जस्ट सोसाइटी हमारी, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जस्टिस का जो फेयरनेस का बोला है, तो उस नोट पे भी एंड कर सकते हैं। हाँ, उससे एंड भी कर सकते हैं, उसको बॉडी में भी लग सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं। जब कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है एरिस्टोटल के कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ उस पे ही एंड करना है, आप उसके और मतलब जो उसके डिमेंशंस हैं, एरिस्टोटल ने और क्या काम किया और उसके सारे थॉट्स कैसे रिलेवेंट हो सकते हैं, उससे भी एंड कर सकते हो। तो और कोई आइडिया है कि तेरे पास क्लास में? एंडिंग को डालते मतलब सिंपली इसी को मतलब पूरा समराइज करके प्रमोशन इक्वालिटी की बात होती है कि जो आपको स्टेट से मिल रहा है, जो आपके जस्ट रिवॉर्ड्स हैं, वो आपके मेरिट के बेसिस पे होने चाहिए। मतलब अगर सिंपल सा लिखना है तो कंक्लूजन। नहीं, बट वो थोड़ा वो नहीं हो जाएगा कि हम फिर अफर्मेटिव एक्शन को डिनाई कर रहे हैं? नहीं, अफर्मेटिव एक्शन की बात नहीं कर रहे ना, मेरे पास प्रमोशन इक्वालिटी बोला तो मैंने ये बोला अफर्मेटिव एक्शन भी अगर हो रहा है, प्रमोशनल इक्वालिटी तो उसमें इंक्लूड हो गया ना एक तरह से, कि जो आपको स्टेट से जो भी मेरिट मिल रहे हैं वो आपके, सॉरी, जो भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो आपके मेरिट के बेसिस में है। अफर्मेटिव एक्शन भी तो उसमें इंक्लूड हो गया एक तरह से। तो प्रोपोर्शनल इक्वालिटी तो वो बिलीव करता था ना, वो तो थ्योरी ऑफ जस्टिस में इंक्लूड हो जाएगा जब हम उसको लिंक करेंगे। हाँ, इसमें मतलब बेसिक क्वेश्चन के मतलब परिव्यू से ही बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली जब अपन ये बोल रहे कि उसका जो डायग्नोसिस था कि इनइक्वालिटी इज द रीजन फॉर रेवोल्यूशन, उससे फिर हम बहुत सारे डिमेंशंस में जा सकते हैं। जैसे आपको वो प्रोपोर्शनेट भी आ जाता है, उसमें फिर वेलफेयर स्टेट भी आता है, अफर्मेटिव भी आता है। तो उसको अगर इनइक्वालिटी जो उसने रीजन दिया उससे अगर हम लोग डिमेंशन निकाले तो फिर अच्छा रेलेवेंस मिल सकता है। ठीक है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलेश तुमने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं क्या? या मैंने बना रखे थे, पर आई थिंक कि मेरे इतने अच्छे नहीं है जैसे डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे। नहीं ठीक है, मतलब डाल देना जैसे भी है, कोई ठीक है, मैं डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। The more perfect admixture of the political element, the more lasting will the constitution. Explain. फिर किसी ने आंसर लिखा है? पहले तो क्वेश्चन समझा दो यार। हाँ, मतलब जिसने किसी ने लिखा है ना वही समझा दो। मेरे को पॉलिटी समझ लग रहा था इससे कि एरिस्टोटल का जैसे परफेक्ट एडमिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल एलिमेंट्स लाइक मिक्सचर ऑफ ओलिगार्की प्लस डेमोक्रेसी पॉलिटी, द मोर लास्टिंग विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने तो ऐसे इंटरप्रेट करा था। सही है, यही था इसका आंसर। अपना आंसर बोलते शिवानी अपना। एरिस्टोटल फादर है पॉलिटिकल साइंस का, फादर है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, फादर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखे हैं, और उसने कभी भी डिस्टिंक्शन नहीं करी कि स्टेट या गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन सब उसके लिए एक ही है। फिर एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन करी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, गुड फॉर्म, परवर्टेड फॉर्म, और ये सब, ये जो डायग्राम है पूरी एक साइकिल में चलती रहती है। फिर मोनार्की उसे पसंद, मतलब वो बोलता है कि अगर एनलाइटेंड मोनार्क हो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, वो टायरनी में रिजल्ट हो जाती है, और डेमोक्रेसी जो है उसमें इग्नोरेंस होती है और डेमोक्रेटिक लीडर्स इमर्ज हो जाते हैं। तो फिर वो गोल्डन मीन प्रेफर करता है, और पॉलिटी की बात करता है ओलिगार्की प्लस डेमोक्रेसी। और फिर ओलिगार्की जो है वो अनस्टेबल इसलिए क्योंकि उसमें एरोगेंस ऑफ रिच होती है, और जो पुअर है वो कंस्पायर करते रहते हैं रिच के अगेंस्ट, और डेमोक्रेसी में काफी सारे लोग रूल करते हैं और इग्नोरेंस आ जाती है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटी है वो एप्रोप्रिएट पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करती है, उसमें क्वालिफाइड मेरिट बेसिस पे जो मतलब रूलिंग सीट्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। और पॉलिटी में मिडिल क्लास भी है जो शॉक ऑब्जॉर्बर है और एम्पल कंडीशंस दे देती है ओबीडियंस टू लॉ वगैरह के, और जो एरोगेंस और इग्नोरेंस है वो बैलेंस हो जाती है। कंक्लूड वगैरह मैंने करा नहीं, टाइम इतना नहीं था। और किसने लिखा था इसमें? और कोई और कोई है क्या? हाँ, मैंने भी इस पे लिखा था, तो यही सेम इसी तरीके से लिखा था। और बेसिक में मैंने सिर्फ क्या बोलते हैं, मतलब बेसिक इंट्रो में वही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला दिया था, और थोड़ा सा आइडल इंट्रो वही दिया था कि प्लेटो और अरिस्टोटल का कि वो थोड़ा प्रैग्मेटिक रहता है।
एंड फिर वो जोन पॉलिटिकॉन के उससे ऐड ऑन किया था मैंने कि मतलब उसका स्टार्टिंग जो सिटीजनशिप से लिंक था कि वो पॉलिटिकल मैन को एज अ पॉलिटिकल एनिमल देखता था और सिटीजनशिप को मतलब प्राइमरी ड्यूटी मानता था। और फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कि सिटीजनशिप से ही लिंक था एंड उसका स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट लाइक देयर वाज नो डिफरेंस एज सच। और उसके बाद फिर वही स्ट्रक्चर है कि मतलब 158 कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया था, वो 2 पैरामीटर्स पे फिर क्लासिफाई किया था एंड फिर वो पूरा हाँ फिर वही मोनार्की और इसका डेमोक्रेसी का बताया था कि कौन सा वो रिच और पुअर वाला था कि रूल ऑफ मैनी इग्नोरेंट पुअर। तो एंड लास्टली कि फिर वो क्योंकि मिडिल पाथ को फॉलो करता था और कंजर्वेटिव था तो उसका आइडियल गवर्नमेंट वाज फाउंडेड ऑन स्टेबिलिटी यानी पॉलिटी। और पॉलिटी उसका गोल्डन मीन था करके। तो पुअर एंड रिच आल्सो डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर बट दे ट्रस्ट द मिडिल क्लास। एंड फिर लास्टली वही बोल दिया था छोटे में कि एरिस्टोटल का बेस्ट प्रैक्टिस विल फॉर्म एक फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी व्हिच इज इन द कंटेम्परेरी टाइम्स हैज बीन सरपास्ड बाय द फॉर्म्स ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। बट जो गोल्डन रूल है मिडिल क्लास का और जो आइडिया है ये इसने काफी फ्यूचर थिंकर्स को इंस्पायर किया जैसे जेएस मिल जो भी सिविक रिपब्लिकनिज्म के स्कॉलर्स हैं। I don't know whether my approach is correct, but I focus less on the theory part, and I gave examples of constitutions of USA and India, which stood test of the times because they incorporated the value of historical lessons in their constitution. And I also gave the example of Nepalese constitution, which is changed 8 times, and it is learning hard lessons through the internal strife. If it has accommodated all the lessons in the first instance only, maybe this would not have happened. I took it on that note. I don't know if I'm right or wrong. मैम का आंसर देख लेंगे इस पर। हाँ एक बार देख लो फिर उसका बाकी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। Aristotle is known as the father of political science. The central to the Aristotle work is the theory of constitution. He has given his theory of constitution after studying more than TK. Aristotle in his theory of constitution concluded that polity is the best practicable form of government. According to Aristotle, the virtue of government is stability. If government changes frequently, it is not good because it takes too long time to cultivate the habit of obedience to law among the citizens. And stability is a virtue, and polity is the most stable because it is a mixture of political elements. Aristotle believes that golden mean is the golden rule. Polity has a mix of features of oligarchy and democracy. Oligarchy is the rule of rich, and democracy is the rule of poor. Neither the rule of rich nor the rule of poor will be stable because they don't trust each other. On the contrary, they both trust the middle class. The virtues of middle class, neither too rich nor too poor. Neither. Middle class possesses the moderate will. They are neither arrogant nor ignorant. There have been many good laws given from the middle class. Thus, for him, polity is the best practicable form of government, as it is in accordance to the principle of golden mean. Indirectly, it also shows that if middle class is more in number, it will be more stable. So society should have more income inequality. ठीक है, सिमिलर रेंज ही लग रही है। तो वो रिच पुअर वाला थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखाया उन लोगों ने। राइट, ठीक है। किसी और का कोई व्यू है कि इस पे? नीलेश कुछ कह रहा था क्या? इसमें कोई अल्टरनेटिव कंक्लूजन है क्या? हाँ बोल अक्षय। इसमें कोई अल्टरनेटिव कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं मतलब? यार इसमें कंक्लूजन में हम लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी डेमोक्रेसी, इंडिया से डेमोक्रेसी, आई डोंट थिंक दैट्स राइट बिकॉज़ इंडिया से डेमोक्रेसी मेरे दिमाग में भी आया था वो, बट इंडिया प्रॉपर डेमोक्रेसी। और एक बार को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वी कैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात। हाँ लेकिन नहीं, हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी था ना, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने क्रिटिसाइज करा था, आई डोंट रिमेंबर द स्कॉलर, उसने श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा मतलब बनाने में हेल्प करी थी एंड ही डिस्क्राइब्ड अबाउट, हाँ एडवर्ड जेनिंग्स था।
उसने कहा भी था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मतलब जैसे एरिस्टोटल ने बता रखा है कि परफेक्ट एडमिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल एलिमेंट्स, हमारे इसमें पुअर भी रिच भी, जैसे हम लोगों का वो था। अगर हम एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर ही कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे जो एरिस्टोटल है वो पॉलिटी को ज्यादा फेवर करता है एंड आवर्स इज अ डेमोक्रेसी। एट द सेम टाइम अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हो तो हमने 1955 या 54 में आबादी कांग्रेस में सेशन में हमने सोशलिज्म को एक गोल बनाया था। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो है पुअर भी थे, रिच भी थे। हम लोगों ने फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान्स थे या थर्ड 5 ईयर प्लान्स थे, मतलब एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स को मिक्स किया था। इवन रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हैं हम लोग इसमें। लेकिन ये एरिस्टोटल के कंटेक्स्ट में बोलना आई डोंट थिंक वाइज होगा, क्योंकि एरिस्टोटल पॉलिटी को फेवर करता है एंड ही कंसिडर्स डेमोक्रेसी एज अ वो फॉर्म ऑफ नहीं, गवर्नेंस। अगर इस स्टेटमेंट को हम फेस वैल्यू पे ले, मतलब अगर अपने को नहीं पता कि एरिस्टोटल ने ये चीज वो वैसे बोली है क्या एरिस्टोटल ने ये चीज? हाँ बोलिए। हाँ बेसिकली तो वो अपनी बुक में यही बता रहा ना कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। मुझे भी मोरोवर जब हम एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये स्टेटमेंट है तो एरिस्टोटल फर्क नहीं करता स्टेट में, गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए तीनों एक चीज है, तो हमको उस सेंस में लिखना है फिर। यार बट जैसे इज इट नेसेसरी कि इसमें अरिस्टोटल Constitution- पे The question बोलो is बोलो not शिवानी, सॉरी। asking us to justify बोलो, बोलो। that. सुषमा शिवानी बोलिए। कंप्लीट कर। No, I was saying the question is not asking us to justify that polity is the best form of government, right? So I think we can explain with examples like India also, you know, which has admixture of all the political elements and they have stood test of time, irrespective of the criticism. लेकिन वो एरिस्टोटल के यहाँ पे कंटेक्स्ट में सही बैठना है वो भी सही मतलब देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे डायरेक्ट तो मीन्स एरिस्टोटल की बात नहीं हो रही है ना, डायरेक्टली हम इनडायरेक्टली तो ले सकते हैं ना ये कि जैसे इंडिया का एग्जांपल है, यूएसए का एग्जांपल है। Yeah, I mean that's how I interpreted that way. अच्छा एरिस्टोटल को लेना ही नहीं है मतलब, ऐसा डाउट है। नहीं मतलब वो कह रहे I हैं think his एरिस्टोटल difference that we should not make his polity as the best form of government the main point of the answer. अच्छा मेरे पास एक था एक कंक्लूजन, कल वो सिमिलर इनके था कि एरिस्टोटल ऑब्जर्वेशन, वो पूरा जो भी इसकी थियरी इसको लेके बोला था मैंने, एरिस्टोटल ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंसाइट इनटू पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. He laid the foundation for rule of law and deliberative government, but still fell short to be more inclusive in the grant of citizenship. Aristotle's hate for democracy can be seen as a legacy of Plato, but still he was ahead of Plato to continue the trend of Socrates of dialectics. फिर ऐसा वाला मतलब एनालिसिस के तौर पे मैंने कंक्लूजन किया था। सही है, अच्छा है यार ये। डाल देना ये चीज यार, ये तो आंसर में था, होगा आंसर में लिखे हुए। ओके और जो ये इंडिया वाला मतलब अगर एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखना तो एक्सप्लेन करोगे मतलब विजय या सुषमा की कैसे दूसरी अप्रोच सोच रहे हो? यार वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला भी तो हम यही लेंगे ना, क्योंकि हमारे जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स को मीन्स इनकॉर्पोरेट किया था। फॉर एग्जांपल हमने दूसरे दूसरे कंट्री के, फॉर एग्जांपल यूएसए का, जर्मनी का, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल एलिमेंट्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया था। और सेम टू सेम हम जब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन भी बना तो हमारे जो देख रहे हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग है, अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और इवन यूएसए के भी मीन्स इसके अंदर तो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग मतलब तो सबको आपने मिक्स किया है, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग प्रूव हुआ है। ओके आई थिंक इसका पॉलिटिकल एलिमेंट्स का मतलब क्या है? शिवानी माइक आई थिंक इसको थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी से लिंक कर सकते हैं कि वो इनइक्वालिटी ना हो, उसको एड्रेस करने के लिए कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों ने अलग अलग एलिमेंट्स लिए, तो वो चीज डाल सकते हैं। पॉलिटिकल एलिमेंट्स का मतलब तो ये भी हो गया ना कि मीन्स पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी मीन्स लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या जो भी कोई भी थ्योरी या कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात करते हैं, सारे पॉलिटिकल एलिमेंट ही होंगे जिससे सोसाइटी रन करती हो। Yeah. मतलब वो इनइक्वालिटी सारे पॉलिटिकल सिस्टम का हम बोल प्लस तो वो पॉलिटिकल एलिमेंट सारे या पॉलिटिकल सिस्टम जो है सबका एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे हमने अलग अलग दूसरे इसका भी मतलब इंस्पिरेशन लिया, ऐसा बोल सकते हैं, वैसा बोल रहे हो क्या?
हाँ बिल्कुल, जैसे हमने अलग अलग मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने अलग अलग एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट किया था। फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से वेस्टमिंस्टर जो मॉडल था वो हम लोगों ने लिया। फिर दूसरे जैसे आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस की जब बात करते हैं हम लोगों ने रशिया से लिया था। ठीक है, शायद सही बोला। तो इंडिया के अलावा और कोई, मतलब अगर ये पूरी कोटेशन में है तो हमको फिर थोड़ी और एग्जांपल होनी चाहिए ना, अगर हमने फेवर में बोलना है तो ऐसे, मतलब फिर क्रिटिसिज्म में भी काफी स्टेट्स आ जाएंगे। In favor, I Even- gave USA and India, and opposite, I gave example of Nepal, like which has इसमें हम failed because it भीमराव अम्बेडकर failed का to भी ले सकते हैं incorporate क्या? women. भीमराव अम्बेडकर पाकिस्तान ने बोल सकते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के और भी ले सकते हैं ना स्कॉलर्स, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन। भीमराव अम्बेडकर ने भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यही बोला था कि वी आर टेकिंग बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, मीन्स जो हम लोग ये बना रहे हैं हम सारे अलग अलग कंट्री से पॉलिटिकल एलिमेंट्स ले रहे हैं। यार आई थिंक मतलब जो क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन है ना, जस्ट बिकॉज दिस इज आस्क्ड इन टेस्ट नंबर 1 वी आर लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू अरिस्टोटल, बट अगर ये फुल लेंथ में पूछा होता ना तो वी वुड हैव इंक्लूडेड लॉट ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम डेमोक्रेसी एज वेल। राइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं ना। Question 6, where if a prince succeed in establishing his authority, the means will always be adjudged on rebel. Comment. ठीक है, तो बताओ यार इस पे क्या लिखा है। पहले तो क्वेश्चन समझा दो प्लीज। शिवानी, मैंने नहीं लिखा ये वाला। इसने लिखा है ये वाला? लिखा तो है, पता फिर यार। बोल ये रहा था वो कि प्रिंस अगर स्टैब्लिश भी कर रहे थे, बुक में है कि कैसे पावर में आना है, उसके बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके जो अचीवमेंट है या सक्सेस उससे डिपेंड करेगी कि वो स्टेबल रख पाता है क्या, और या रिबेलियन होता है तो फिर हो जाएगा। इस टाइप का है वो, थोड़ा ऐसा लगा मेरे को। बैठ रहा है या अलग ही जा रहा है? नहीं, ठीक लग रहा है। ऑन द रेबल मतलब यही हो गया ना कि वो कैसे वो हर चीज को लास्ट में वो कंट्रोल कर लेता है कि उसका एंड जस्टिफाई करेगा ना। हाँ, मीन्स एंड्स आर इम्पोर्टेंट। हाँ, मींस अल्टीमेटली उससे कहने का मतलब है एंड्स विल जस्टिफाई द मींस। हाँ, मैंने मतलब बता दूं अपना, मैंने मैकियावेली का बता दिया, वो फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म है। प्रिंस बुक बेस्ट बुक है स्टेटक्राफ्ट में। प्रिंस की जो बुक है वो गाइड है एंटरप्रेन्योर को, किसी भी जिसको भी पावर में आना है, मेंटेन करना है, तो उसने बहुत सारी एडवाइसेस दी है किसी भी मतलब एंटरप्रेन्योर पर्सन को जिसको भी आना है। पहली एडवाइस है कि वो नेचर ऑफ प्रोफेशन जान ले कि क्या है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए वगैरह। फिर फिलोसोफर नहीं होना चाहिए उसको, और ही शुड बी वाइज इन द रियल वर्ल्ड, ऐसा होना चाहिए। इफ प्रिंस सेक्रीफाइस व्हाट इज फॉर व्हाट इट शुड बी, ही विल बी अल्टीमेटली डिसअपॉइंटेड, मे हार्म हिमसेल्फ एंड हिज पीपल। फिर वही हाउ विल लिव इट फार रिमूव। तो इसलिए पॉलिटिक्स में एंड जस्टिफाई द मीन होता है। इफ एंड्स आर गुड इट मींस द मीन्स एम्प्लॉयड वर आल्सो गुड, ऐसा बोल के। फिर मैकियावेली इज हेवीली क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस। सबाई ने उसको एररली लोकेटेड वगैरह बोला है, किसी और टाइम में होता तो वगैरह वगैरह। फिर मैकियावेली ने एक ही साइड शो किया है, लेकिन हम वो साइड को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो पार्शियल भी है तो भी हम ये नहीं बोल सकते कि वो रॉन्ग है। फिर मैकियावेली ग्रेट पेट्रियट था, उसके लिए नेशनल इंटरेस्ट सेंटर स्टेज के लिए था, और फॉर हिम नथिंग इज सुपीरियर टू नेशनल इंटरेस्ट, नॉट इवन प्रिंस प्रिंसिपल एंड रिलीजन। फिर मैंने बता दिया कि इसकी डुअल मोरालिटी है। प्रिंस मतलब फ्रॉम अदर मैन थोड़ा डिफरेंट है। ऑर्डिनरी मैन सेक्रीफाइस कर सकता है, उसके लिए ठीक है, लेकिन प्रिंस अगर सेक्रीफाइस करता है नेशनल इंटरेस्ट तो कोई इसको बता नहीं सकता। दस ही सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स एंड रिलीजन। फिर गांधी ने उसको इस बारे में क्रिटिसाइज किया है। गांधी एक आइडियलिस्ट था, उसके लिए सोल का स्टेटक्राफ्ट है, एथिक्स और रिलीजन इंटीग्रल पार्ट है पॉलिटिक्स का। फिर उसके वर्ड्स में यू कैन नॉट होप फॉर रोजेस व्हाइल सोइंग सीड्स ऑफ बबूल वगैरह। फिर मतलब बोथ एंड्स एंड मीन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके लिए गांधी के लिए। फिर मैकियावेली एक रियलिस्ट है, गांधी एक आइडियलिस्ट है। मैकियावेली थॉट लुक्स इमोरल, दो लुक्स इमोरल बट आर एक्चुअली अमोरल, तो वो सिर्फ इंडिफरेंट है, नेशनल इंटरेस्ट को लेके ही उसकी जो मोरालिटी उसको देखता नहीं है। फिर हिज थॉट्स आर फॉलोड बाय एवरी स्टेट एंड बिकम द इंस्पिरेशन फॉर रियलिस्ट मॉर्गेंथ्यू वगैरह। इसलिए डनिंग भी बोलता है कि सब लोग मैकियावेली ही रहता है प्रैक्टिस में, बट कोई क्लेम नहीं करता है कि वो मैकियावेलियन है। तो मैकियावेली थॉट्स thus will be relevant always, at least for the international arena, as it is still filled with anarchy.
एंड रियलिज्म विल ऑलवेज बी टाइमलेस विजडम करके बोल दिया, तो वो शायद नहीं देना था। सही है। सही है। हाँ, किसी ने और किसी और तरीके से अप्रोच किया है क्या इसको, विजय? हाँ, मैं रीड कर रहा हूँ। Machiavelli was one of the greatest realists and first modern thinker. His theory was an instruction for the ruler, that is prince. Machiavelli is known as father of realism. In his book Prince, he gave realist view of politics. He suggested prince to look at things as they are rather than what ought to be. He warns prince against living in the world of illusion. He wants his prince to be successful at any cost. He believed and justifies the means. He always believed if a prince wants to be successful, prince has to be feared than to be loved. Machiavelli, on his observation of reality, history, and events, Machiavelli suggested that politics is not ethics. Politics is struggle for power, and prince must know management of power. In politics, the only aim for the prince should be successful by use of power like love and fear. Machiavelli even advises prince in politics and justifies the means. He meant that it may be ethically wrong but politically right. He ignored ethics for the sake of politics, for which he is always criticized by many philosophers like Gandhi. Gandhi said, "It's illogical to expect to raise flower sowing seeds of babol." Machiavelli always wanted Prince to be successful because only ends will justify. Means even in today's politics, his views are supported by realists like Morgenthau, Dunning and Skinner. ठीक है, सिमिलर ही लिखा है ना फिर तो। हाँ, ये काफी वो सिमिलर था पालो से। डनिंग का एक और स्टेटमेंट क्या था अभी पहले पिछले वाले आंसर में? डनिंग का वही था कि वही था ना कि मतलब सब लोग को कहीं ना कहीं वो मैकियावेली को फॉलो कर रहे हैं बट वो पब्लिकली नहीं शो करते हैं। ओके। और किसी का कोई इस पे कमेंट या व्यू या कुछ एडिशन? यार मतलब मुझे बस इतना एक चीज लग रही है कि जो भी क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं ना उसको अगर आंसर के अंदर यूज कर लेते तो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग जाता ज्यादा आंसर। अभी ऐसा लग रहा है दोनों के भी आंसर्स की दे आर मोर अबाउट कि व्हाट आर मैकियावेलीज थॉट्स अबाउट प्रिंस। मेन क्रक्स एक्चुअली एंड जस्टिफाई द मींस ही है पॉलिटिक्स में। इसमें आई थिंक ये मतलब थोड़ा मैकियावेली का जो लिटरेचर है वो इतना यूज नहीं कर रखा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है आंसर में कि मैकियावेली का जो मतलब जो क्वेश्चन के बेसिस में था, मतलब अक्षय वाले क्वेश्चन में भी आते हैं अभी। जैसे मैकियावेली ने अगर बात कर रखी है इसमें उसके बारे में कि अगर वो सन जो है प्रॉपर अगर सक्सेसफुल हो जाता उसमें, तो बेसिकली मतलब उसकी बात ही होती है कि वो दो तरह से रूल करता है, मतलब लॉ से रूल करता है फिर फोर्स से रूल करता है। और उसने ये भी कहा था कि जो पहला लॉ वाला है वो मैन के लिए अप्रोप्रिएट होता है, दूसरा वाला एनिमल्स के लिए होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज कंसिडरिंग कि मैन इज इविल बाय नेचर। तो उसने यहीं पे मतलब दो एनिमल्स की बात करी थी, फॉक्स और लायन की, कि लायन जो है वो आयरन हेड से रूल करता है लेकिन ही इज लायबल टू बी ट्रैप्ड, लेकिन फॉक्स जो है वो इतना इजीली ट्रैप नहीं हो पाता। तो उसको दोनों तरह से जो है रूल करना आना चाहिए। दूसरी बात, जो रूलर है उसको अपने प्रोमिस को मतलब वो भले ही प्रोमिस मतलब कर रहे हैं लोगों से, लेकिन उसके पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है कि वो उनको फुलफिल करे। तो उसे जब जरूरत पड़े उनको वो मतलब छोड़ सकता है प्रोमिस को। तो बेसिकली मतलब कि उसको पता होना चाहिए कैसे जो है अपनी प्रोमिस को तोड़ना, कैसे जो है लोगों को मतलब क्लेवरली जो है रूल करना है। मतलब ये तो हो गया मतलब कि बेसिक पार्ट, कि अगर वो रूल कर लेता, अगर वो हो जाता सक्सेसफुल तो इस तरह से मतलब रूल करता। क्योंकि फाइनली मतलब जो उसने अपना वो चैप्टर में एंड किया है, जो उसका वो है मतलब रेफरेंस है, उसने यही बोला है कि जो रूलर है या तो उसको रेपुटेशन मिलती है या तो पावर मिलती है, और ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम वो दोनों को लूज करता है कभी ना कभी, उसे दोनों साथ में कभी नहीं मिल सकती। ये क्लोजिंग नोट में हम लोग डाल सकते हैं इसके। मैम का देख लेते हैं। मैम का अच्छा देखा नहीं। कोई पढ़ दो यार इसको। अदिति Machiavelli's book, okay. Machiavelli's book, The Prince, is seen as one of the best books ever written in the field of statecraft. Machiavelli has given a set of advices to the political entrepreneur.
Though Machiavelli's books is one of the best book ever written in the field of statecraft, yet Machiavelli is also one of the most criticized of all scholars for his view on role of ethics in politics. Machiavelli has given separation between politics and ethics. Machiavelli has given that there is no goal superior to that of a nation. Hence, a prince should take whatever means prince thinks is right in the interest of nation. He invents the concept of dual morality. He suggests that the yardstick to judge the action of prince is bound to be different than the yardstick to judge the action of common man. Common man can sacrifice his life for the sake of principles, but prince cannot sacrifice the interest of his people for the sake of principles. The action of the prince will be judged not by the means, but by the ends which he achieves. According to him, if a prince is successful in achieving the ends, no one will question the means. However, if for the sake of means the prince has sacrificed the ends, nobody will leave howsoever nice his means are. Thus, Machiavelli was the first person to establish that politics is a separate field. He established the autonomy of politics. He has freed politics from the clutches of ethics and religion. He has established that political actions should be judged by political standards and not by the standards of religion or ethics. Unfortunately, Machiavelli is criticized for separation between politics and ethics. However, we should not ignore the fact that Machiavelli is not advocating immorality. He is only suggesting that the prince should not suffer from any dilemma so far interest of state is concerned. So if Machiavelli is criticized for what he said, but at the same time there is no doubt that Machiavelli is one of the greatest patriot in the entire history of Western political thinkers. काफी सिमिलर है, लिखा है dual morality और end versus means. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं ना फिर. Seventh question. No political philosophy can step out of the relationship in which it stands to the problems, valuation of habits, or even prejudice of its own time. Sabine, critically evaluate. बताओ इस पे. narrowly located वाला ये शायद लिखा नहीं है. हाँ, मैंने भी वैसे करा, नैरोली डेटेड नैरोली लोकेटेड वाली लाइंस पे. क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कोई भी थिंकर्स के थॉट उसके जो सिचुएशन रहती है उसके टाइम के और उसके प्लेस के उससे डिफाइंड होती है. और इसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है जो बोला है. तो मतलब तुमने इसमें यूज क्या स्कॉलर्स क्या यूज किए फिर? कोई भी ना, मैंने तो लिखा नहीं, शिवानी से बोलो. लास्ट डाल सकते हैं, एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ इट्स टाइम. स्टार्टिंग में लिख दिया, टाइम सिचुएशन है वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन थिंकिंग ऑफ अ स्कॉलर एंड थस पॉलिटिकल फिलोसफीज आर डिबेटेड, क्योंकि उसमें प्रेजुडिस की भी बात करी गई थी. फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कि जो लास्ट की है वो बोलता है कि मैकियावेली इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम. फिर मैंने उसका बता दिया कि ही वाज बोर्न इन 1469 एंड एट दैट टाइम इटली वाज नॉट यूनाइटेड. चर्च हैड मेजर रोल टू प्ले, डिवाइन लॉज, नेचुरल लॉज, ये सब था, लेकिन ह्यूमन लॉज जो थे वो प्रिवेल मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जो किंग बनाता है. तो मॉडर्नाइजेशन भी साथ के साथ मर्ज हो रही थी. फिर मैकियावेली ने प्रिंस लिखी है, उसको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बोलते हैं. उसने रिलीजन एथिक्स को सेपरेट करा पॉलिटिक्स से, और उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेडिवल थिंकर जो थे लाइक सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस एक्विनास, ये सब डिवाइन लॉज में बहुत बिलीव रखते थे. तो मैकियावेली हैड पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर कि जो मैन है वो डिसीटफुल है, फिकल माइंडेड है, वेरेशियस है, और वो एडवाइस करता है किंग को कि उसको ये नेशनल इंटरेस्ट और मतलब इसको प्राइमेसी देनी चाहिए ओवर इंडिविजुअल. और मैकियावेली ने मॉर्गेंथो वगैरह थिंकर्स को भी बहुत इन्फ्लुएंस करा और रियलिज्म एक हेजेमोनिक डिस्कोर्स बनाया. और सेबाइन की फिर एंड में डेफिनेशन लिख दी कि मैकियावेली इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड. मेरे को लगा कि शायद उसी लाइन पे, जिस लाइन पे क्वेश्चन है एंड उसी लाइन पे होना चाहिए. यार ये क्वेश्चन को क्रिटिकली एनालाइज करना था ना, तो ये हमें मतलब ये जो उसने बोला है नैरोली डेटेड नैरोली लोकेटेड, इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए हमें इसमें. मतलब जैसे मतलब मैंने ये इंटरप्रेट करा कि अगर
भले मतलब इनिशियली तो खैर वही इंट्रोडक्शन आ गया चाइल्ड ऑफ हिज ओन टाइम वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में जो मैकियावेली के थॉट्स हैं उसने मतलब भले ही वो इटली के एनवायरनमेंट में हुआ था, लेकिन उसके थॉट आगे जाके कैपिटलिज्म, रिलीजन, ह्यूमन नेचर या फिर जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें काफी ज्यादा फिट होते हैं। दूसरी बात, वो उनमें से मतलब वो बहुत ही मतलब एक ऐसा फिलोसफर है जिसके व्यूज आज भी रेलेवेंट है। तीसरी बात ये है कि मैकियावेली को अगर हम कंपेयर करें चाणक्य से, तो दोनों अलग अलग टाइमलाइंस के हैं, लेकिन दोनों के जो थॉट्स हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर हैं, अलग अलग टाइमलाइन के होने के बाद भी। क्योंकि उसने बोला है ना कि अपने अपने टाइम से बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब मोटिवेट होते हैं सारे। मैं क्रिटिकली एनालाइज पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। और फाइनली जो डनिंग ने कहा था कि ये आयरनी है कि हर कोई पॉलिटिक्स में मैकियावेली को प्रैक्टिस करता है, बट कोई भी खुद को मैकियावेलियन नहीं बुलाता है। मेरा क्वेश्चन था शिवानी, मेरा एक डाउट था। जैसे ये आपने जो क्वेश्चन किया है, हेलो, हाँ जी। हाँ, तो मेरा ये डाउट था कि जैसे आपने सबाइन का जो ये कॉन्सेप्ट लिया है, तो ये मैकियावेली की कॉन्सेप्ट में लिया है, तो क्या ये वाला जो व्यूज है, हम लोग जैसे सारे फिलोसफर्स हैं, क्योंकि सारे फिलोसफर्स अपने अपने प्रॉब्लम्स उस टाइम के जो होते थे, उस टाइम के उसके अकॉर्डिंग थॉट दिए थे। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर प्लेटो की बात करते हैं, तो प्लेटो की जो भी पॉलिटिकल थॉट थी वो एथेंस को ग्रेट बनाने के लिए थी। फिर जब हम एरिस्टोटल का देख रहे हैं, तो फिर सेम टू सेम वही सिचुएशन आ रहा है। फिर इंडिया के अंदर देख रहे हैं, तो इंडिया के अंदर इवन जितने इंडियन फिलोसफर्स हुए हैं, तो वो उस टाइम पे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, तो जो प्रॉब्लम्स थी उस टाइप की सोशल स्ट्रक्चर में, जो जैसे सती सिस्टम, ये सब, तो इन सब को लेकर के रिफॉर्म करने की थी। तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ मैकियावेली तक लिमिटेड होगा, या हम मतलब अलग अलग टाइम एंड स्पेस में चले और अलग अलग फिलोसफर्स को I मतलब actually wrote it ये in जैसे that way, आपने you बोला know, ना I, विजय, बोलो सुषमा, बोलो। yeah, I'm saying I wrote in that way, you know, like I gave example of Plato, like who is disgusted by the state of Athens and wanted to establish सुषमा, philosophy. आंसर पढ़ लो ना अपना प्लीज। Yeah. It is at the end. Yeah, so I started with that quote, every philosopher is a child of his time. And I took it in context of Plato, which I explained before. And Aristotle also, like in his theory of communism and slavery, they show that he has prejudiced opinions on the women and slavery. And I explained it in context of Machiavelli also, like who wanted to bring a prince who can rule the state with iron hands, inspired by the events of disgusted by the events of Italy. And I elaborated it by taking context of India also, like how Kautilya wanted a strong ruler to face invincible people like Alexander. And I gave examples of Hobbes, Locke, and J.S. Mill also. Like they were also inspired by the anarchy during the Civil War of Britain and bloodless revolution of which led to the establishment of a constitutional monarchy. I didn't evaluate it on the critical terms, but I've shown that almost all the scholars who gave different theories, it is based on the circumstances of their times. I think the key demand of the question was about critically evaluating the whole point. That even if the scholars, philosophers are narrowly located or narrowly rated, but this is not very true. Like अगर अगर मैं जैसे मतलब इंटरप्रेट कर रहा हूँ, अगर गांधी को हम देखें तो गांधी के व्यूज चाहे स्वराज के ऊपर हो, चाहे आपके सत्याग्रह के ऊपर हो, वो अभी भी रेलेवेंट है। दूसरा, अगर आप मैकियावेली को देखते हो तो मैकियावेली के जो थॉट्स थे, ही वाज मतलब अगर उसको भी अगर कंसिडर करें, वो मॉडर्न एज के टाइम पे आया था, लेकिन उसके बाद जो जो इवेंचुअली इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, तो आगे जाके उसके थॉट्स काफी ज्यादा रेलेवेंट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे वेस्टफिलियन ट्रीट ही होती है, जो नया स्टेट की डेफिनेशन होती है, जो चर्च का आगे जाके जो चर्च का सेपरेशन होता है स्टेट से, वो अभी तक मतलब वैलिड है। ऊपर से मतलब वही मेरा पॉइंट, मतलब वही इनिशियल वाला कि ट्रांससेंडेंटल वैल्यूज वाला, उसमें वही पॉइंट कि एक तरफ कॉन्टिन्यू, एक तरफ मैकियावेली है, वो बिलोंग टू अ वेरी डिफरेंट ट्रेडिशन, वेरी डिफरेंट टाइमलाइन, लेकिन दोनों जगहों पे मतलब वही आपके जो पॉलिटिकल थॉट है वो रेलेवेंट हो रहे हैं। इवन की आइडियोलॉजी से एक तरफ वेस्ट है, एक तरफ इंडियन आइडियोलॉजी वो है, थॉट है, लेकिन फिर भी ये जो काफी ज्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं।
क्रिटिकल लाइंस पे हम ये सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं. Yeah, I think you are correct. Actually, I didn't see that critically evaluate point, so I elaborated it. अच्छा, whatever नीलेश said, इसके अलावा और क्या क्या है जो है वो ऐसा मैम मतलब का जो आंसर प्रूव पढ़ कर लेगा. सकता है? वो मैम का आंसर अकॉर्डिंग टू अरे सबाइन मतलब उसके पहले एक बार ना जो नीलेश ने पॉइंट डाला उसके और वो एग्जाम्पल बोल दो ना सब लोग. उसका एग्जाम्पल जैसे हॉब्स का हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो यदि आज कैसे मतलब. अच्छा कोई और बोल दो अगर किसी को बोलना है तो. जॉन रॉल्स का भी तो थ्योरी हो गया ना, थ्योरी ऑफ हाँ, जस्टिस का, जो बाद जस्टिस में करेक्ट. इवॉल्व हुआ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव उसको जस्टिस हो लगा गया कि आगे अपने जाके. टाइम पे आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आता है, फिर अभी आपका ये ग्लोबल जस्टिस में इवॉल्व हो गया. मतलब बेसिकली मतलब बेस वही है और आगे जाके अभी भी वो रेलेवेंट है. प्लेटो का अब हो गया. एनवायरमेंटल फैक्टर भी हम एक रख सकते हैं कि अभी जैसे एनवायरमेंट को लेकर के भी सेंसिटिव अब हो गए हैं ज्यादा, पहले ये वाला कंसेप्ट नहीं था. तो अब हम लोग थोड़ा सा एनवायरमेंट से भी कोई ऐसा कोई टर्म निकाल सकते हैं जो हम लोग अब मीन्स पॉलिटिक्स में अब उसको भी अब एनवायरमेंटल एथिक्स वाला आ गया ना पूरा कॉन्सेप्ट आपका, बेसिकली जो आप मतलब बेसिक फिलोसफी को आज आप यूज कर रहे हो एनवायरमेंटल एथिक्स में. मीन्स और एंड्स वाला, चाहे वो इमैनुअल कांत की बात करो, चाहे आप गांधी की बात करो, चाहे इवन गीता में जो श्लोक्स वगैरह है उसकी बात करो, सब जगह मीन्स जस्टिफाइज द एंड्स के बारे में बात करते हैं. और इवन जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं आज के टाइम पे, क्योंकि आज की सिचुएशन वही क्लाइमेट चेंज को लेकर के है, तो हम कहीं ना कहीं इस वाले को मीन्स रिवॉल्व कर दे कि आज के टाइम पे वो एनवायरनमेंट है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट भी अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, तो पॉलिटिकल टर्म में तो हम यूज कर सकते हैं ना इसको. हाँ कर सकते हैं. इवन कौटिल्य की जो थ्योरीज थी वो सब भी डाल सकते हैं क्या, कि कैसे रेलेवेंट है ये अरिमित्र मित्र. वो सारी की सारी, हाँ वो सारी आ जाएंगी. मतलब कि अलग अलग मतलब वही क्रक्स वही बनता है कि स्कॉलर्स बहुत सारे हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी फिलोसफीज दी और अल्टीमेटली वो अभी भी रेलेवेंट है कहीं ना कहीं किसी मतलब किसी तरीके से. मैम का आंसर देख लें एक बार, अगर किसी को कुछ और नहीं बोलना तो फिर उसका दोबारा डिस्कशन यार मतलब इस क्वेश्चन में जैसे आई थिंक नीलेश ने बोला स्ट्रक्चर वही निकल के आ रहा है. पहले तो पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है थोड़ा बहुत बता दो, फिर जो सबाइन का कंटेक्स्ट क्या है मतलब नैरो रिलेटेड का वो बता दो, एक्सप्लेन कर दो, फाइट सम एग्जांपल 5-6 एग्जांपल दे दो, फिर अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी बता दो. ऐसे कंक्लूड कर लो कि यार मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हमेशा ही नैरो लोकेटेड होगा. I think that is the right approach. मैं कह रहा हूँ अगर 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 कंक्लूजन भी मतलब मैम का तो खैर भी डिस्कस कर लेंगे. कंक्लूजन भी तो कंक्लूजन अगर मैं लिखता तो मैं यही आखिरी में उस वही डालता, डनिंग वाला कोड ही डालता. इवन दो मैकियावेली को बहुत ही ज्यादा सेंटर ऑफ द फोकस रखना इज नॉट राइट क्योंकि आपने मेंशन नहीं करके, बट कह कि अगर सेवाइन का व्यू है तो मैकियावेली से रिलेटेड है ही. तो एंड में कंक्लूजन उसमें आ सकता है कि हर कोई जो पॉलिटिक्स में मैकियावेली को प्रैक्टिस करता है बट कोई भी खुद को मैकियावेलियन नहीं बनाता है. अच्छा एक बार मैम का आंसर पढ़ लेते हैं फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे. समझे? पढ़ दो यार कोई. According to Sabine, Sabine is a political analyst who has analyzed the evolution of Western political philosophy. He has written the history of Western political philosophy. ये बुक का He नाम है believes क्या? that, yeah, Is this the name of the book? बुक पे नेम लग history रहा of है ये Western, तो. नहीं, history of, हाँ इसमें शायद आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेना. ये शायद मैंने कल पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है. चलो आगे बढ़ने एक बार कंफर्म कर लूंगा. He believes that it is important to study the political with reference to time and space. He is advocate of historical approach. He believes that every political philosophy emerges under the peculiar condition of that time. The political philosophy does contain the universal standards and ideas, but at the same time, it also contains certain prejudices which are associated with a particular time. In this context, Sabine has given reference to the ideas of Machiavelli. Looking at the Machiavelli's view of politics and religion, Sabine suggested that Machiavelli was narrowly related and narrowly located. There is a huge influence of Machiavelli's ideas, Machiavelli's time on his ideas. Thus, Sabine suggests that a thinker has to be understood in context of the circumstances prevailing during his time. Sabine is not the only person to say so. Even Lasky has written that every thinker is a child of his time, and Machiavelli was certainly the child of Renaissance. Thus, this shows if we can understand the time of a thinker, we can also understand the reason behind his argument. ये आंसर पूरा हो गया. Yes. प्रैक्टिकली इवैल्यूएट करना था. Yeah, half it done.
उसने स्टार्टिंग में एक्चुअली दिया है कि वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बेस रहता है, लेकिन एक प्रेजुडिस जो है मतलब वो भी रहता है टाइम के हिसाब से, वो अलग दिया है। राइट राइट, मैं भी वही बोल रही थी कि जो फोकस है वो उस चीज पे है, प्रॉब्लम्स, वैल्यूएशन ऑफ हैबिट्स और इवन प्रेजुडाइजेस ऑफ इट्स ओन टाइम्स। तो मेरे को लग रहा था कि एंड में इसी लाइंस पे खत्म करना चाहिए। मेजरली तो यही बात। हाँ बोलो बोलो पलाश। और शायद मैकेवेली को सेंटर लेना है ऐसा लग रहा है। अब भाई ने और किसी के बारे में भी बोला था क्या ये चीज? नहीं, मैकियावेली के बारे में बोला है। तो फिर शायद अरे थोड़ा उसने पूरा implicit बुक लिखा है ना वेस्टर्न क्वेश्चन थॉट के बारे में। ये आंसर मतलब सॉरी मतलब इतना मुझे एम्बिशियस नहीं नहीं बोलना चाहिए, एक बट सेकंड, मतलब आई थिंक पहले ही लाइन में लिखा है यार, उसने पूरा वेस्टर्न थॉट का इवोल्यूशन एनालाइज करा है। तो ही हैज सेट दिस थिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑल द स्कॉलर्स और मोस्ट ऑफ देम। हाँ वो मैं समझा, वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली जब व्यूज जो दिए रहते हैं ना, हमको समझना पड़ता है कि वो किस कंटेक्स्ट में किस चीज के लिए दिए गए। तो ज्यादा ऑब्वियसली उस स्टार्टिंग में मैम के आंसर में भी वैसे ही है कि हर एक थिंकर का उसी हिसाब से रहता है, यूनिवर्सल आइडियाज रहते हैं लेकिन प्रेजुडिस रहते हैं। लेकिन आखिर में वो मैकियावेली के बारे में है, तो आधा चीज तो आपको मैकियावेली डालना पड़ेगा। आप एक दो और स्कॉलर्स भी दे सकते हो, लेकिन मैकियावेली का एक थोड़ा सेंटर फिगर रहेगा उसमें। अच्छा एक सेकंड, मैं मतलब आई थिंक मैं थोड़ा वो बोल रहा हूँ, बट मैकियावेली ठीक है, बट ये आंसर थोड़ा और सही लग रहा जो मैम ने लिखा है। मैम के सारे ऑर्डर रहते हैं आंसर। मैम के सारे आंसर्स, मैम के जो आंसर है वो सिर्फ मैकियावेली तक लिमिटेड है ना? नहीं मतलब लिमिटेड कोई बात नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इसमें मैम ने क्रिटिकली इवैल्यूएट करा ही नहीं है इसमें कहीं भी। अरे यार वो दो पैरा में वो आंसर खत्म कर रही है सारे। तो क्या ही दिया रहेगा। अरे जनरली क्या होता है ना, मैम को ब्लेम करा जाता है कि वो बहुत सारा, मतलब क्या बोलते हैं ना, एक और बुक लिख देती है आंसर कॉपी में, इसीलिए मे बी शी इज ट्राइंग कि भाई छोटे में आंसर दे दे। ठीक है। बट वही है, मैं आई थिंक अपना वाला नीलेश आंसर तुम्हारा अप्रोच ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे को भी पर्सनली। आई थिंक सुजैन ने भी हाँ कमेंट में यही बोला था। हाँ, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर नीलेश बोल रहे हैं ना, वो ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है इसके लिए। थोड़ा सा मैम के जैसा करने के लिए स्टार्टिंग में भले ही हम लोग हाँ फेवर कर सकते हैं जस्टिफिकेशन देने के लिए, बट आगे तो क्रिटिकली एनालाइज करना होगा। मैं इसका ना आंसर लिख के डाल दूंगा ठीक कमेंट में। कोई उसको नहीं बोल रहा कि क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना, वो तो करना ही है। हम एक्चुअली बोल रहे थे कि दूसरे स्कॉलर्स भी करना है कि नहीं। यार देखो, अगर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, देखो अगर तुम लिख रहे हो सेमाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बात है तुम्हारे दिमाग में मैकियावेली आएगा, बट अगर तुम्हारा एड ऑन है उसके क्वेश्चन के ऊपर, तो अगर आप लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्पेस में अगर आप लिख रहे हो, उसमें कुछ बुरा नहीं है। क्योंकि बेसिकली फिलोसफी यही तो करता है ना, वो अपना कुछ अगर पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं तो वो थोड़ा एलोंगेट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा व्यू है तो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप टाइमली उसको लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है। हाँ मैं वही बोला, लेकिन मैं बोल रहा था तो भी मैकियावेली को सेंटर स्टेज रखना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है कि सबाइन ने मैकियावेली के बारे में बोला है। वो मैं और सोचा थोड़ा। हाँ यार मतलब मुझे अभी भी लग रहा है कि सबाइन ने मैकियावेली के बारे में सिर्फ एक लाइन बोली है, उन्होंने बाकी स्कॉलर्स के बारे में जो लिखा है शायद मैम के नोट्स में नहीं होगा। मतलब देखते हैं, अभी पढ़ लेंगे। ये भी पॉइंट है, क्योंकि मैम, क्योंकि पता है मैम के नोट्स में बहुत सारी मुझे चीजें ऐसी डिफरेंट हैं लग रहा मैम। है हाँ मतलब मुझे थोड़ा अलग लगा, मुझे लग रहा है कि सबाइन के बारे उसके बारे में ही लग रहा है ऐसा। अरे वो उसकी तरह ये जो जैसे इमर्सन का कोड था ना, पहले मैम ने प्लेटो वाले में लिखा था कि पूरे जो यूरोपियन वाला है वो फुटनोट ऑफ प्लेटो है, फिर एरिस्टोटल वाले में मैम ने दोबारा लिख दिया कि इमर्सन का जो कोड है वो पूरी पॉलिटिकल फिलोसफी और एरिस्टोटल और प्लेटो के फुटनोट्स पे है। थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो गया होगा, कोई बात नहीं होगा साहब। बट हाँ मतलब मेरे हिसाब से दूसरे स्कॉलर अगर आप डाल पा रहे हो टाइम भी तो डाल सकते हो, कोई बड़ा पंगा नहीं है उसमें। कुछ में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एवरेज स्कॉलर लिखा हुआ है, उसने एक बार भी नहीं लिखा कि मैकियावेली के बारे में। तो आप मैकियावेली को भले ही आप सेंटर स्टेज लो, ताकि आप एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सको कि मैकियावेली के थॉट्स जो है आगे जाके ह्यूमनिज्म, कैपिटलिज्म, आपके जो है जो वो हो गया बाकी मतलब जो भी सारे हैं उसका बेसिस बनाते हैं। इवन अगर आपको एग्जाम्पल डालना है, एग्जाम्पल डाल लो कि आगे जाके चर्च और स्टेट के जो वो आता है डिफरेंस आता है, वो मतलब वो दिखता है उसमें। लेकिन एट द सेम टाइम जो है नैनोली लोकेटेड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपका जो है जो थॉट था मैकियावेली का, वो उसका कंटेक्स्ट और इंडिया में कॉर्डेलिया कंटेक्स्ट अगर हम कंट्रास्ट करें तो अलग अलग टाइम पीरियड है, अलग अलग टाइम लाइन्स और अलग अलग पॉलिटिकल थॉट्स है, एक वेस्टर्न है एक इंडियन है, तो उसमें भी सेम तरह के जो है थॉट्स मिलते हैं। हाँ, आई थिंक नीलेश का ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि उसमें बोला है ना कि सभी थिंकर्स, मतलब ऑल थिंकर्स। अगर अगर उन्हें मैकियावेली की बात करनी होती तो वो वाला स्टेटमेंट देते जिसमें स्पेसिफिकली बोल रहा है कि मैकियावेली इज नैरोली लोकेटेड एंड डेटेड ऐसा, बट इसमें नहीं है, तो फिर हम
सेंटर पे रख सकते हैं, बट अदर तो हम लोग मतलब बेटर मुझे लगता है कि रहेगा एक दो और हम तो वही लोग आपको, करते हाँ वही बात है, आपको आंसर लिखा तो आपको एक किसी एक स्कॉलर को तो सेंटर में रखना पड़ेगा। अगर आप 3-4 स्कॉलर को सेंटर में रख पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर बना सकते हो दिमाग में, तो लिख लो 3-4 स्कॉलर, कोई पंगा नहीं है उसमें। बट मैकियावेली को इसलिए चूज करो कि मैकियावेली का थोड़ा मतलब मेरे पास रेफरेंस ज्यादा है। सेमाइन का पढ़ के ऑब्वियसली बात है, जब आप एग्जाम दोगे वहाँ पे, आप सेमाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में मैकियावेली आएगा और आप मैकियावेली को लोगे वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे प्लेटो को एकदम से इंसल्ट करते हो तो थोड़ा आपको भी लगेगा कि क्या लिखूं इसमें मैं। तो वहाँ पे एग्जाम में आप 10 सेकंड का वो ब्रेक लेके सोचना आप शायद अफोर्ड नहीं कर पाओगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मैकियावेली डाल रहे हो तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन अगर आप डाल पा रहे हो, वेल एंड गुड। यार मैंने एक कमेंट डाला है बुक के बारे में, विकिपीडिया की पहली लाइन थी, पढ़ लूँ क्या हो? हाँ हाँ प्लीज। और उसका बुक का नाम याद रख लो, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियोरी इज अ बुक बाय जॉर्ज हॉलैंड सबाइन ऑन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस टू फैसिज्म एंड नाजिज्म इन द 1930s, फर्स्ट पब्लिश 1937। फिर जो हाइपोथेसिस दिया है उन्होंने, theories of politics are themselves a part of politics, that is they do not refer to an external reality but are produced as a normal part of social milieu in which the politics itself has its being। तो मतलब जो अपने क्वेश्चन में था वही है, क्रक्स है उसका पूरा। तो इट इज रॉन्ग टू से कि मैकियावेली का अलोन है यार उसमें। चलो ठीक है, मतलब नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान, सॉरी India, Pakistan. Every now and then there is a clamor in India for abrogating Indus Water Treaty as a response to Pakistan's cross-border terrorism and intransigence. Give your views. इस पे शायद किसी ने भी नहीं लिखा होगा, लिखा है किसी ने? एक आंसर लिखा है, वो स्टार्टिंग में सबसे पहले किसने डाला था, इनके या वो देख सकते हैं, उनके बाकी आंसर भी अच्छे हैं। इनके है कौन वैसे यार? निशान कटो, तो आए थे, पता नहीं शायद इनके नाम से। अवनीत ईरान के। टेस्ट सीरीज वाला जो पेपर डाला है ये कब का है, मतलब अभी रिसेंट है, कब का है ये? हाँ इसी 2021 का ही है पूरा, मैंने ज्वाइन कर जो रखा अभी है। प्रेजेंट चल रहा है, अभी जो क्रैश कोर्स नया चालू हुआ वो वाला? ये नहीं ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज होती है ना मैम की, आंसर राइटिंग मॉडल बोलते हैं उनको, उसमें से है ये। ये इंडस अरे वाटर मतलब का जो अक्टूबर नवंबर में चालू हो ट्रीटी, गया होगा वो। नहीं हाँ, लेकिन ये जो इशू था ना, ये इंडस वाटर ट्रीटी और जो टेररिज्म वाला, ये मैंने मतलब मुझे याद है, ये लास्ट ईयर की बात है, 2019 या 20 की स्टार्टिंग की बात है जब हुआ था, कुछ इशू हुआ था। ये तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है ना, क्योंकि जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो मीन्स इंडिया में बहुत ज़्यादा इसी पे होने लगता है कि इंडिया मीन्स तो एज अ मीन्स नहीं पॉलिटिकल नहीं, टूल वो। उस समय एक्चुअली गडकरी के बहुत सारे वो आए थे, मतलब इंटरव्यूज वगैरह हुए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कब की बार हुआ थे। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्या वो। कोई तो पढ़ लो। मैं पढ़ देती हूँ। वर्ल्ड बैंक mediated Indus water sharing agreement during 50s between India and Pakistan on river sharing basis. According to treaty, India will use water of the three eastern flowing rivers, namely Satluj, Ravi and Byas, with 20% capacity, while Pakistan will get three western rivers and their tributaries, being Indus, Jhelum and Chenab. ICJ, ठीक है। According to scholar, Indian Western Indus Water Treaty is the most biased treaty against upper riparian state in the world. However, in the wake of terror attacks on Indian soil through non-state actors supported by Pakistan, there is a voice for leaving the Indus Water Treaty, Indus Valley IVT, rather than being spectre of the situation. Shashi Tharoor described Pakistan as enemy brother in his book Pax Indica.
अच्छी लाइन। Why India shouldn't abrogate the treaty? It will emboss India's image as irresponsible partner. India could face similar sanctions threats along with Eastern Flank as it shares Brahmaputra with China. Building dams and embankment over rivers might cause flooding, as entire region is earthquake prone region. Rather than using water as tool, India should go for economic trade bilateral talks, as it has been proved effective during 1990s era. अच्छा एक सेकंड बस, जो इकोनॉमिक ट्रेड वाला था ना, यहाँ पे कोई थ्योरी आ सकती है क्या कंपैरेटिव वाली? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। करेक्ट, जोसेफ नायन के होन, राइट? रॉबर्ट केवन। ठीक है। मैंने भी क्वेश्चन इसका आंसर लिखा है, मैं रीड कर दूं क्या? अच्छा, And it is biased towards lower riparian, right? But not upper. नहीं, इंडिया के अगेंस्ट बायस है ना वो। हाँ वही हाँ, कह but So India is upper riparian state in context of these rivers. okay. अच्छा, इसमें कहीं कौटिल्य डाल सकते हैं क्या यार? जो कौटिल्य क्या डालेगा उसमें? You मंडल can सिद्धांत change वाला ऐसा your कुछ? friends, not neighbors. ये So किसने then- बोला? वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी है। आई थिंक वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस डालने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी का डाल दो, या फिर कंक्लूजन में डाल दो अटल बिहारी वाजपेयी। डायलॉग करना ही बेस्ट सिचुएशन रहेगा इसमें। I think ये ओनली ट्रीटी है ना जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लाइक चल रही है, मतलब बाकी सब में तो वो रही है हमेशा से दिक्कत। हाँ ठीक है, एक बार मैम का आंसर देख लेते हैं, या फिर कोई और आंसर है? ये विजय का है ना, विजय ठीक है, विजय बताओ यार। विजय जी पढ़िए। In the recent past, there have been numerous cross-border terrorist activities in India. For example, in 2008 Mumbai attack, पुलवामा अटैक, बालाकोट अटैक। एक्चुअली इसका मेरे को ईयर याद नहीं था, एग्जैक्ट ईयर कौन से में था। जैसे मुंबई अटैक का पता था, और पुलवामा का शायद तक से 2016, और बालाकोट अटैक का 2018 या 19 था शायद तक से। That has fueled government to take a penal provision against Indus Water Treaty. Soon after partition in 1947, India and Pakistan started water sharing negotiations that ultimately culminated in the Indus Water Treaty, brokered by World Bank. In the recent time, India and Pakistan witnessed a fragile relationship due to recurrent terrorist activities. India always blamed Pakistan of causing proxy war against India. India from the past handled security and water crisis with Pakistan, but in recent time, India has just asserted and want to divert water if Pakistan does not stop terrorism. In present scenario, India looks the hydrological infrastructure on western rivers for maneuvering of in the eventuality of any hostile with India. Further, any attempt to abrogate the Indus Water Treaty will complicate the situation and might set off a spiral of discontent and mistrust between the two countries. In the recent times, China's hydrological plans on Brahmaputra is already a cause of concern. In the same way, it may give wrong signal to Pakistan, Bangladesh, and Myanmar, with whom we are having a cordial relationship. Considering the ground situation, many foreign experts believe it would not be a good step for India to abrogate the IWT. Even Prime Minister Modi said India will utilize legal rights in treaty to the fullest to pressurize Pakistan. इसमें दो चीजें जो एड्रेस नहीं हुई इन क्वेश्चन में। पहली बात तो अगर देखो हम एवोकेशन की बात भी करते हैं, तो जो पाकिस्तान है उसकी 90%, मतलब ये मैं ORF का आर्टिकल ही पढ़ रहा था, उसकी 90% जो पॉपुलेशन है, जो एग्रीकल्चर है, वो 90% जो है इंडस के बेसिस में डिपेंडेंट है, और 40% पॉपुलेशन डिपेंड हो रखी है। तो अगर इंडिया कुछ भी करता है, एवोकेट करता है, तो उसको एक तरह से देखा जाएगा कि दे आर ट्राइंग टू, ये क्या बोलते हैं, सिविलियन के ऊपर, हाँ सिविलियन के ऊपर, मतलब एक तरह से, हाँ मतलब कि अनएथिकल वॉरफेयर के ऊपर आ जाएगा।
दूसरी बात ये है कि अगर हम डाइवर्ट भी करते हैं, पहली बात तो जब तक डाइवर्ट होगा, जब तक प्लान एग्जीक्यूट होगा, तब तक तो फ्लो मिलने ही वाला है। लेकिन डाइवर्ट करना भी, उसमें इतना ना इन्वेस्टमेंट होगा, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा, वो इंडिया से अफोर्ड नहीं कर सकता एक सिंपल सी मतलब ट्रेडी को वो करने के लिए, एब्रोगेट करने के लिए। तीसरी बात, ये सिर्फ एक तरह से मतलब जो लॉबी है पाकिस्तान में, जो एंटी इंडिया लॉबी है, मतलब ये सब, मतलब अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो हमें मतलब रिलेशन लिया, लेकिन हमें ये भी पता है कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में जो कंट्री है एज अ होल, वो चाहती है रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है स्टैब्लिश करना, लेकिन एक लॉबी हमेशा रहती है जो चाहती नहीं इंडिया के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना। तो एक तरह से मतलब उस लॉबी के प्लान्स को और ज्यादा मतलब एक्सेजरेट करने वाली बात हो जाएगी। तो इंडिया शायद वो अफोर्ड नहीं करना चाहिए इंडिया को डिप्लोमेटिकली, इट वुड नॉट बी अ वेरी नाइस मूव। मतलब और ये जो लॉबी रिलेशन, वॉबी वाले, लॉबी वगैरह ऐसा पॉइंट लिखना चाहिए क्या? यार मैं बोल रहा हूँ बेसिकली, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक जो वो होगा, मतलब एक काफी बड़ा ग्रुप होगा, वो इंडिया से रिलेशन जो है एस्टैब्लिश करना चाह रहा होगा, तभी तो डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑन है हमारे आपस में। लेकिन एट द सेम टाइम एक ग्रुप ऐसा है या एक लॉबी ऐसी है जो नहीं चाहती है। इसी रीजन से जब भी इंडस ट्रेडी में कुछ होता है या कोई मतलब कुछ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, तो कुछ ना कुछ या तो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या फिर प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान खुद ही पाकिस्तान मूव्स आर्मी, ऑन, बट सॉरी, पाकिस्तान आर्मी बोल सकते हैं ना। मतलब बेसिकली मतलब ये मतलब लॉबी मैंने वर्ड इसलिए यूज किया कि बेसिकली आप बिना किसी को टारगेट करे एक बहुत बड़े उसको मतलब एक बहुत सारे लोगों को मतलब एक साथ लेके आ जा रहे हो। लॉबी में आर्मी भी आ गया, आपके वो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स भी आ गए जो नहीं चाहते इंडिया के साथ रहना, या फिर आपके वो लोग भी आ गए जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट हो गए, या फिर आपके बाकी सिविल सोसाइटी भी आ गई है। Orthodox. इसलिए मैंने, हाँ, इसलिए मैंने लॉबी वर्ड यूज किया। अरे वो डीप स्टेट वाला डाल दें, शायद वो थोड़ा बेटर रहेगा हाँ, इससे। वो ज्यादा अच्छा रहेगा डीप स्टेट वाला। अगर आप इनिशियली स्टार्ट भी कर रहे हो, अगर आपको थोड़ा मतलब अपना वो दिखाना है कि इंडिया थोड़ा डोमिनेशन में, तो आप थोड़ा सा वो डाल दो कि ओवर डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ पे जो हाल है ये सब है, उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है वगैरह वगैरह वगैरह। अगर हम रिलेशन स्टैब्लिश कर भी रहे हैं, इंडस वाटर ट्रेड ये काफी अच्छा ये है कि थ्रू मतलब चैनल्स अच्छे अच्छे खासे मतलब आपस में लिंक हो सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा लिंकेज के लिए डाल सकते हो कि पहली बात तो जो उनकी पॉपुलेशन है वो 90% इंडस बेसिस में डिपेंड हो रखी है, 40%, सॉरी 90% एग्रीकल्चर डिपेंड हो रखा है इंडस के बेसिस पे, क्योंकि 40% पॉपुलेशन है वो इंडिया उस पर डिपेंड हो रखी है इस बेसिस पे। एट द सेम टाइम जो अगर हम डाइवर्ट भी करते हैं, तो उसमें पहली बात तो जो है हमारे इतने करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए लग जाएंगे, मतलब लैक्स ऑफ करोड़ रुपए एक तरह से। तो वो एक तरह से मतलब इंडिया को ही मतलब अनएथिकल वे में देखा जाएगा कि इंडिया इज प्रैक्टिस समथिंग समथिंग अनएथिकल, जो डायरेक्टली चाह रहा है कि इट इज ट्राइंग टू स्टॉप द पीपल ऑफ पाकिस्तान। नीलेश, आपने जो अभी पॉइंट बताया कि जैसे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखना पड़ेगा अगर आप वाटर को डाइवर्ट करना चाह रहे हो, तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जैसे जो अगर हम बहुत ज्यादा अगर उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी बजाय हम पॉलिटिकल जो चैनल है उसको और स्ट्रांग करके हम प्रेशराइज कर नहीं, सकते हैं। हाँ, लेकिन बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे और आपका पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, आप एक बार को ये बोलते हो कि इकोनॉमिक टाइप्स को एस्टैब्लिश कर सकते हो, जो बार बार बातें आती है जो नेबरिंग स्टेट से, जैसे पाकिस्तान से नेबरिंग आपका राजस्थान हो गया, आपका पंजाब हो गया, तो इन सबसे आप जो है मतलब स्टेट लेवल पे वो करो कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बांग्लादेश की बात करते हो, तो वेस्ट बंगाल में काफी सारे मतलब जो है इंटर स्टेट वो ट्रेड है बांग्लादेश से, तो कहीं ना कहीं मतलब वो लिंक हो रखा है। लेकिन ऐसा जो है पाकिस्तान का पंजाब से या राजस्थान से या गुजरात से नहीं है, क्योंकि उसको हॉस्टाइल में ही माना जाता है। तो एक बार को वही कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आ गया, जो जोसफ नाई वाला आ गया कि एक बार को वो कॉन्सेप्ट आ सकता है, और आप वो भी डाल शायद सकते हो जो था कि, हाँ हाँ बोलो। एक और कॉन्सेप्ट है शायद पीस बाय पीसेस या फिर फंक्शनलिस्ट थियरी का। वो बोलते हैं कि मतलब इंस्टेड ऑफ टचिंग अपॉन वेरी सेंसिटिव इश्यूज, स्टार्ट स्टार्ट बाय बिल्डिंग ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। किसी को याद आ रहा है एग्जैक्टली? पीस बाय पीसेस, हाँ, मतलब यही था उसका हाँ, मतलब क्रक्स यही ये है। था कि जो बोल रहे हो। कंपार्टमेंटलाइज और फिर वो स्पेसिफिक चीजों हाँ, पे कंपार्टमेंट, स्पिल ओवर होगा और ऐसा कुछ। ये कंक्लूजन मतलब अच्छा जहाँ लग पे रहा है ये चीज। कंटेंशियस इंडिया और पाकिस्तान के लिए यही बोला जाता है कि यही बेस्ट है, क्योंकि पॉलिटिकली तो कॉन्फ्लिक्ट्स है ही है। तो इससे अच्छा है कि आप दूसरे एरियाज में कोऑपरेट करो और बाय द टाइम ये सब भी सॉल्व हो ही जाएगा लेकिन पॉलिटिकली। फिर हमारा पॉलिटिकल मैन्यूवर ये रहता है ना कि टेररिज्म और बातचीत एक साथ नहीं होती, मतलब उसके कारण तो नाटक हो गया, क्योंकि जब भी चालू करने जाते हैं तभी टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं।
वो तो बेसिकली वो तो इंडिया का मतलब स्टैंड है जो हमने डिप्लोमेटिकली बोल रखा है कि अगर आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड कर रहे हो या मतलब प्रपोगेट कर रहे हो तो हम आपसे टॉक्स नहीं इनिशिएट करने वाले हैं। बट बेसिकली ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टेररिज्म और मतलब अगर आप बोलोगे टेररिज्म और पॉलिटिक्स एक साथ नहीं जाता, आप डिप्लोमेसी नहीं कर सकते, तालिबान से भी तो हम अल्टीमेटली बात करने को रेडी हो गए हैं। मतलब आखिर में गवर्नमेंट का स्टैंड बताना पड़ेगा ना अपने को, और उससे एंड होगा। हाँ, गवर्नमेंट का आप स्टैंड डालो, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मतलब कि ऐसे आप वो पॉलिसीज ऐसे मतलब स्टेटमेंट डालो जो थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, कंटेस्टेड हो, जो कि वहाँ पे जो चेक करेगा वो थोड़ा मतलब फिलोसफिकल या फिर थ्योरेटिकल एंगल से होगा कि क्योंकि आप थ्योरेटिकली जो बातें बोलते हो, जो प्रैक्टिकली बातें होती हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। हम यहाँ पे बातें करें कि ऐसा हो जाएगा और ये सब होना चाहिए, अब आप प्रैक्टिकली करो, इम्पॉसिबल है सब करना। थ्योरेटिकली हमको थोड़ा मतलब ऑप्टिमिस्टिक दिखाना पड़ता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे एक लिखते हो कि अच्छी इंडिया, पॉइंट, आप बोलो बोलो। नहीं कौशिक थे उसमें एक अच्छी लाइन्स है, जैसे ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ट्रीटी शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव, हार्मनी एंड कॉर्डियल रिलेशंस। और टेररिज्म का भी लिखा है कि ऑल्टर फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ द ट्रीटी। Further, Indo-Pak has history of dialogue and discussion disrupted by acts of terrorism and threats. Pakistan always looking for parity, therefore proxy war, therefore proved non-trustable neighbor. Indus Water Treaty hailed as Pakistan enjoys right without responsibility. ये भी अच्छा है. Possible no के points है. Legally binding, unilateral abrogation, severe criticism from international institution. Criticism मिलेगा मतलब ground है for major war and conflict. इससे regional stability और credibility भी जाएगी globally. फिर dams जो है they require to hold Indus water for environmental concerns और funding not possible from international institution. एक सेकंड ना, यहाँ पे एक सेकंड ना, ये वाले जो पॉइंट है ना कि वो स्टोरेज वाला, तो ये मतलब जयराम रमेश ने ही कहा था शायद कि ये फील्ड काफी ज्यादा जो है पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, और ये एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन काम करेगी, क्योंकि इसमें जो है आपका जो स्टोरेज है उसमें बहुत बड़ी लिमिट है, उसमें सॉरी स्टोरेज पे मतलब कि जो पॉसिबिलिटीज हैं स्टोरेज की वो लिमिटेड है बहुत ज्यादा। ओके, रेस्ट है कि ऑल्सो नेगेटिव सिग्नल टू अदर स्मॉल नेबर्स और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होगा। आर्टिकल 51 किया है रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। चाइना फैक्टर है, जैसे इट माइट अफेक्ट वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट विद चाइना। होल्डिंग रिवर्स अफेक्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इकोनॉमी। मोर radicalization. Buddha and Gandhi's principle are methods that can affect people of other nation. Therefore, experts, rhetoric under public pressure would actually escalate terrorism further. So, way forward ये है कि after weighing both sides, New Delhi needs to look for alternative solution with a sense of pragmatic caution. Modification of treaty under Article 12, Clause 3 of the international law. पाकिस्तान का कंक्लूजन है कि मतलब पाकिस्तान के लिए श्याम सरन है, उन्होंने कहा इंडिया शुड कीप अ टूल किट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू डील विद सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान यूजिंग प्रेशर पॉइंट्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू सेंड सिग्नल एंड अदर सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी यूजिंग कल्चर, पीपल टू पीपल टाइज एटसेट्रा व्हेन इट नीड्स टू कूल डाउन द सिचुएशन। तो करतारपुर कॉरिडोर एग्जांपल दे सकते हैं। गुड लाइन है, इट इज बेटर टू टॉकिंग विद ईच अदर रादर देन टॉकिंग अबाउट ईच अदर। और इन न्यूज है मार्च 21 का, delegations India Pak have become the 116th meeting of the permanent Indus Commission, way towards normalization of bilateral ties. Anything missed? No. अदिति ये कौशिक का आंसर था क्या? हाँ, ये कौशिक के आंसर बहुत तोड़ रहे थे, कभी डिस्कशन में आया है क्या? वो बहुत कुछ पूछ सकते थे अपन कैसे करना है, तो वो कभी डिस्कशन में थोड़ी आया है। हाँ वही पूछ रहा था मैं, आएगा उसको कल उठाओ उसको, यार कल पकड़ो अगर उसको। मैम का आंसर देख लो एक बार यार, क्या कुछ है क्या उसमें? होगा तो नहीं शायद। संजय इससे अच्छा तो मतलब काफी कंप्लीट हो गया है, संजय चला गया है।
अच्छा ठीक है, इसमें छोड़ वही दो है, यार। कुछ नहीं जो आपने डिस्कस किया ना, इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था कि इंडस पार्क वर्ल्ड बैंक वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने साइन की थी, 3 ईस्टर्न 3 वेस्टर्न, फिर 18% टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस सिस्टम। नेक्स्ट है कि एक उसका यूज बताया है कि इरिगेशन यूज के लिए कर सकते हैं, नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए कर सकते हैं, जैसे पावर जनरेशन है, नेविगेशन है, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, फिश कल्चर। फिर मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज देखी जाती है, और यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहॉवर ने भी कहा था कि इट इज अ वन ब्राइट स्पॉट इन द वेरी डिप्रेसिंग वर्ल्ड पिक्चर दैट वी सी सो ऑफन। ठीक है, तो ट्रीटी कैसे काम करती है, तो यहाँ पे एक परमानेंट इंडस कमीशन है ईच कंट्री का, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैंडल होते हैं, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स भी हैंडल होते हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है। तो इंडिया की जनरॉसिटी है कि 80% एग्रीगेट वाटर फ्लोज इन पाकिस्तान। थोड़ा सा डेटा भी दे रखा है कि 83 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग टू पाकिस्तान दिया था, तो इंडिया को बिग ब्रदर बताया है। फिर एब्रोगेशन ऑफ ट्रीटी है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट सोच रही है ऐसा, क्योंकि कंटिन्यूड प्रॉक्सी वॉर हो रहे हैं बाय पाकिस्तान, तो ट्रीटी को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ऐसा आर्टिकल 10, 11, 12 में कहा है कि मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी मॉडिफाइड बिटवीन टू गवर्नमेंट्स। तो इंडिया का बेस्ट ऑप्शन ये है कि ऑप्टिमाइज करे। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एब्रोगेशन है बाय प्रवीण स्वामी। उन्होंने कहा कि इट वोंट सॉल्व इंडिया की टेरर प्रॉब्लम, ये ना ही सस्टेनेबली लीगल है और ना ही स्ट्रैटेजिकली फिजिबल है। ठीक है, फिर व्हाई नॉट फिजिबली लीगल, so when the treaty was originally signed, provisions were made only for modification or replacement by duly ratified treaty concluded for the purpose between the two governments. तो वियना कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटी है 1969 वाला, उसने ये लेआउट किया था कि treaties which do not contain a denunciation clause may be repudiated. So treaties are not necessarily permanently binding upon signatory parties, as obligation in international law are traditionally viewed as arising from only consent of states. ठीक है, फिर strategically feasible है, it will allow anti-India elements to accuse India of water terrorism. Next है कि if India अगर abrogate करती है तो nothing will change on ground. So और in Pakistan will continue to receive water till India plans and completes its storage or water diversion projects. So without Pakistan actually impacted, it will be a God-sent opportunity to India or anti-India lobbies. तो कोई point नहीं है, यही है। बांग्लादेश, नेपाल, चाइना वाला point तो cover कर ही दिया है कौशिक ने। When India is projecting itself as a responsible good state to gain member in NSG and UNSC, it won't be a wise step. ये भी ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर है, तो ब्रह्मा चिलानी कहते हैं कि ट्रीटी इज अनफेवरेबल टू इंडिया सिंस आइसोलेटिंग पाकिस्तान इज नॉट वर्किंग। इंडिया में कंसिडर द स्टेप दैट विल कंपेल पाक टू मेंड इट्स वेज। ब्रह्मा चिलानी सोचते हैं कि कुछ हो सकता है अभी भी। फिर हाइड्रो डिप्लोमेसी का है कि इट हैज बीन स्केर्सली यूज्ड बाय इंडिया whereas efficiently used by Pak, China and others. Water as a leverage can be more powerful than nuclear weapon. ये भी ठीक है। और other countries also breaching treaties like US coming out of anti-ballistic missile treaty, so highly unbalanced है, embodying the doctrine of restricted sovereignty, compelling upstream nations to forego major river usage for benefit of downstream states. तो वे फॉरवर्ड यही है कि डैम्स बिल्ड करो, रीनेगोशिएट करो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, और पोस्ट कमिश्नर्स कीप द पोस्ट ऑफ कमिश्नर्स वेकेंट। तो वॉट एवर इंडिया ऑप्शंस इंडिया टेक, इट वुड बी लीगली, स्ट्रैटेजिकली, डिप्लोमैटिकली एंड मॉरली अप्रोप्रिएट। Unilateral withdrawal will only establish India as a irresponsible player. We should not ignore the advice of Gramsci that whatever actions take place, it should be able to garner the consent in its favor. खत्म। बाकी आंसर से ये वाला आंसर अच्छा था उनका। कंक्लूजन
होलिस्टिक था ये वाला। ठीक है, ऑल राइट, वाइंड अप करें फिर। ओके यार एक चीज बताओ, जो लोग टेस्ट के लिए नहीं आ रहे उनका क्या करना है, कैसे लाना है उनको सबको? एनी सजेशंस? कल तक का टाइम मैं खुद कैसे बोलूं, मैं खुद नहीं आ रहा। अरे नहीं, मतलब एटलीस्ट देखो, लिखा तो मैंने भी नहीं है एटलीस्ट, लेकिन हम लोग गूगल मीट में आए कम से कम। अदिति आपने लिखा है क्या? हाँ, अदिति ने तो लिखा, अदिति बहुत मेहनती है। नहीं लिखा है मैंने। जैसे देखो सुजैन जैसे अभी लिखा नहीं है शायद उन्होंने, लेकिन वो आई तो है, शी इज गिविंग इनपुट्स राइट। वो तो वही चीज है वैसे। एक्चुअली ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि हमने लिखा नहीं है, हम वहां जाके क्या करेंगे। वो उनका थोड़ा डाउट थोड़ा ये हो जाए कि वो हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए भी उनके लिए भी, वो थोड़ा सही रहेगा अगर बता पाए हम उनको। ये बहुत लोग ना संडे को फ्री होते हैं, संडे को फ्री होते हैं, तो उनको अगर ये बोला जाए कि कल तक आप मीन्स वो कर लो, पुट अप कर दो, तो फिर वो ज्यादा हो सके तो पार्टिसिपेट, क्योंकि इसी कारण मेन होता है कि वो क्वेश्चन करते नहीं, इसलिए नहीं आते हैं। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो बाकी दिन आते हैं, लेकिन टेस्ट का जब डिस्कशन रहता है तो नहीं आते हैं, मतलब वो टेस्ट से रिलेटेड ही है उनका टॉपिक। करेक्ट। अरे यार मतलब देखो, टेस्ट का फोबिया तो होता ही है, नेचुरल है, बट वी हैव टू पुश एवरीवन कि लिखना ही है कंपलसरी। इसलिए मैंने 2-3 बार रिपीट किया था कि भाई हेंस फॉर टेस्ट कंपलसरी रहेंगे सारे सबके लिए। वो सही भी था, वो बिना टेस्ट के तो नहीं होगा, वो सही रहेगा, लेकिन वो नहीं आ रहा है, क्या करेगा। देख लेंगे, चलो। मतलब एक और चीज यार, सब लोग को अगर किसी को कोई लग रहा है ना कि भाई ये बंदा है लेकिन ग्रुप में, लेकिन वो लिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो मेरे को मैसेज करके बोल देना, डिलीट कर देंगे उनको, ठीक है? मतलब अगर गूगल मीट में भी नहीं आ रहे, लिख भी नहीं रहे, तो मेरे को मैसेज कर देना, किसी का भी नाम किसी को लग रहा है आपको तो। ठीक है, कंक्लूड करें नेक्स्ट। हाँ यार, खत्म करते हैं, चलो। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू। थैंक यू। मंडे को डालूंगा। थैंक यू।